हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मेगाजॉर्ड और शॉर्ट किंग इमॉर्टल ने मिलकर यहाँ पे उस अजीबोगरीब प्राणी को हरा दिया था, इसीलिए जनता के बीच में खुशी का माहौल दौड़ाया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जनता काफी ज्यादा खुश थी और वो इन दोनों की तारीफ करने लगती है। ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ऐसा भी कुछ होना था क्या। इसके बाद हम लोग एन को देखते हैं जो कि अपने शॉर्ट को खींचती और पलक झपकते ही आसमान में उठ जाती है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो स्लैश मारते हुए शॉर्ट किंग इमॉर्टल के पीछे आ जाती है। जब हम शॉर्ट किंग इमॉर्टल को देखते हैं तो उसके सीने के ऊपर एक बहुत बड़ा कट आ गया था, जिसपे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया भाई। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पे एन की तरफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। इसके बाद वहाँ पे उड़ते उड़ते लिंग लिंग भी आ जाती है और सभी लोग उसे भी देख के कहते हैं कि ये कहाँ से आए, ये मॉन्स्टर तो नहीं, ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेगाजॉर्ड शॉर्ट किंग इमॉर्टल से पूछता है कि ये कौन है भाई। तो शॉर्ट किंग इमॉर्टल उसे भी बताता है कि ये ग्रेटर डिमोनिक बीस्ट है। सोलो शॉर्ट किंग इमॉर्टल से पूछती है कि वो लोग यहाँ पे ऐसे ही मार खाते रहेंगे क्या। तो शॉर्ट किंग इमॉर्टल उसे बता देता है कि अपने स्पेल से बाहर न निकलना, नहीं पलक झपकते ही मारी जाओगी। हालांकि लिंग लिंग को पहले ही पता था कि वो यहाँ पे छुपी हुई है। इसके बाद एन तेजी के साथ आगे बढ़ती है दोबारा हमला करने के लिए। तो मेगाजॉर्ड उसे रोकने की आगे से कोशिश करता है, लेकिन लिंग लिंग अपनी उंगली के इशारे से ही उसे नीचे गिरा देती है और वो बेचारा हिल तक नहीं पाता, जैसे कि किसी ने उसके ऊपर एंटी ग्रेविटी का स्पेल मार दिया हो। जनता आगे ये से देख के हक्का बक्का रह जाती है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। एन पीछे मुड़ के अपनी बहन की तरफ देखती है, जिसके बाद वो सीधा शॉर्ट किंग इमॉर्टल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। लेकिन उसी पल हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोमैन अपने स्पेस से बाहर निकल आता है और वो एन के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये कहते हुए कि लड़ाई दंगा नहीं चलेगा, यहाँ पे चुपचाप भाग जाओ अपने घर। एस्ट्रोमैन ने वहाँ पे किसी तरीके की लाइट मारी थी तो उनकी चोटें हील हो जाती है। लेकिन शॉर्ट किंग इमॉर्टल आगे से बताता है कि ये कोई लाइट नहीं बल्कि की है। लेकिन एस्ट्रोमैन जैसे ही वहाँ पे आया था तो जनता के बीच में दोबारा उत्साह की लहर दौड़ जाती है। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि ये नंगा धड़ंगा कम से कम आया तो सही। ब्लैक रेंजर आगे से कहता है इस नंगे के पास कोई हीलिंग एबिलिटी है, मुझे आज पता चला। इधर हम इन दोनों मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उन लोगों ने यहाँ पे मॉन्स्टर किंग्स को बचा लिया था, बेचारे ये सेफ हो गए थे। एंड अपने मन के अंदर सोचती है कि लो एक और आ गया नशेड़ी, नंगा घूम रहा है ये साला। एस्ट्रोमैन को ऐसा लगता है कि एन उसे हल्के में ले रही है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और उसकी उंगली से निकलती है असला बारूद की एक किरण जो एन के गले से निकलती है। तो एन उसे डॉज कर लेती है और ये सीधा स्पेस में जाके गिरी थी सोलर सिस्टम के अंदर। हालांकि इसने एन के गले के ऊपर एक काफी बड़ी खरोच मारी थी। एस्ट्रोमैन एन से कहता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग और तुमने किंग ऑफ किंग्स यानी कि इन लोगों के मॉन्स्टर किंग को मार ही दिया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं उसके मुकाबले में 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एन को आ जाता है मजा, वो आगे से कहती है तुम तो स्ट्रॉन्ग हो यार, मुझे 1v1 करना है। लेकिन उसे कहती है कि लड़ लो लेकिन देखना कि ये कोई गंदी हरकत ना करे। इसलिए एन एस्ट्रोमैन से कहती है आजा ठड़की भिड़ ले मुझसे। एस्ट्रोमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो आगे से फुल पावर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। वह इस धमाके की वजह से मेगाजॉर्ड हिल सा गया था। वो आगे से कहता है ये साले हमें मार देंगे। लेकिन हम लोग एन को देखते हैं, पहले वो हवा खींचती है जिसके बाद सामने की तरफ एक फूंक मारती है और उस फुल ब्लास्ट को पलट देती है। हालांकि एस्ट्रोमैन उसे डॉज करता है और सीधा जाके एन के ऊपर एक टैकल अटैक करता है जिससे एन नीचे गिर जाती है। एन खुद को संभाल पाती कि उससे पहले एस्ट्रोमैन उसके पीछे आता है और उसे बताता है कि यही है मेरी फुल पावर और इसे स्टेट के अंदर मैं 1 साल तक फाइट कर सकता हूँ अगर जरूरत पड़े तो। इधर शॉर्ट किंग इमॉर्टल मेगाजॉर्ड से कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी दुनिया के अंदर कोई ऐसा होगा यहाँ पे जो कि गोल्डन और बरियलम पे होगा। मेगाजॉर्ड आगे से पूछता है इसका क्या मतलब है भाई। तो शॉर्ट किंग इमॉर्टल उसे बताता है कि ये हमारी दुनिया के पावर लेवल का एक सिस्टम है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो अभी भी बेचारे उस डिमन को अंदर घुसेड़े जा रहा था। एन उससे कहती है कि रुक जाओ भाई, काहे उसको दबाई दे रहे हो, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। एन उससे कहता है कि हाँ हमें बाहर निकलना चाहिए, बाहर मुसीबत आने वाली है। इधर हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो कि धड़ाधड़ एन के मुंह के ऊपर पंचेस बरसाया जा रहा था। और इधर शॉर्ट किंग इमॉर्टल यहाँ पे मेगाजॉर्ड को बता रहा था कि जो भी लोग यहाँ पे गोल्डन और बरियलम तक पहुंच जाते हैं वो पहाड़ को 20 से काट सकते हैं और समुद्र को 20 से चीर सकते हैं। और जब तुम एक बार इस स्टेज की पीक पे पहुंच जाते हो तो फिर तुम खुद को ट्रू इमॉर्टल कह सकते हो। हालांकि तुम्हारी दुनिया में हर कोई यहाँ पे स्पेशल एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही पावर लेवल दिखाते हैं। इसलिए ये बड़ी कमाल की बात है कि नॉर्मल इंसान यहाँ पे पीक हॉलो और बरियलम तक पहुंच चुका है। मेगाजॉर्ड आगे से बताता है भाई वो रोबोट है, इंसान भी नहीं है बेचारा वो। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं जो अभी भी एन के मुंह के ऊपर पंचेस बरसाया जा रहा था। लेकिन एस्ट्रोमैन को भी फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जिसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि एन उसे कहती है थोड़ा और जोर से मारो भाई, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मैं हैंडल कर सकती हूँ। ऐसे तो एस्ट्रोमैन की फट जाती है, जिसके बाद वो एन से दूर चला आता है, यही सोचते हुए कि ये तो नामुमकिन है भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एन की स्ट्रेंथ दुनिया के किसी भी पावर लेवल बंदे से बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। एस्ट्रोमैन हम लोगों को बताता है कि जब किंग ऑफ किंग ने उसके साथ फाइट की थी तब किंग ऑफ किंग ने यहाँ पे एस्ट्रोमैन को चूरन दे दिया था, क्योंकि वो अर्थ के कोर को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो यहाँ से भाग निकला। एस्ट्रोमैन को लग रहा था अगर वो इतने सालों में दोबारा वापस आएगा तो उसका पावर लेवल भी बढ़ा है और वो काफी इजीली यहाँ पे किंग ऑफ किंग को मार देगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मुलाकात यहाँ पे किसी ऐसे से हो जाएगी जो किंग ऑफ किंग से भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली होगा। इसलिए एन यहाँ पे एस्ट्रोमैन से कहती है फट रही है क्या भाई। एस्ट्रोमैन आगे से कहती है किसकी फट रही है भाई। जिसके बाद वो अपने सीक्रेट चेंबर जहाँ पे ये हमेशा के लिए सोया हुआ था उसे कहता है कि भैया सेव पावर यूनिट का इस्तेमाल करो जो अर्थ को बचाने के लिए रखी हुई थी। अब वो इमरजेंसी पावर यूनिट जैसे इस्तेमाल होती है तो जमीन हिलने लगती है क्योंकि कुछ ज्यादा ही पावर थी। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोमैन यहाँ पे फ्लैश बैंक का इस्तेमाल करता है जो हर किसी चीज को निगल जाएगा। हालांकि एन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे करती है और काफी इजीली उस फ्लैश बैंक को ब्लॉक कर लेती है। बल्कि उल्टा ये फ्लैश बैंक यहाँ पे एस्ट्रोमैन के ऊपर ही बैक फायर कर जाता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोमैन की धज्जियां उड़ चुकी थी, लिटरली धज्जियां उड़ चुकी थी। एस्ट्रोमैन ऊपर देखते हुए यही सोचता है कि ये काम किया क्या, लेकिन जब वो बेचारा ऊपर देखता है तो फिर एन को कुछ भी नहीं हुआ था। और वो एस्ट्रोमैन से कहती है कि तुम ही हो क्या भाई अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल सुपर हीरो, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल कचड़ा हो। इधर हम लोग एस्ट्रोमैन की सीक्रेट लेबोरेटरी देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि कोर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया, उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद एस्ट्रोमैन की सांसें यानी कि धड़कनें बंद हो जाती हैं और ये ढेर हो जाता
है। ये बेचारे आगे से कहते हैं कि हमारा बचपन का हीरो मर गया क्या भाई। वहीं पे जनता भी आगे से बहुत ज्यादा हैरान होती है और आगे से कहती है कि चलो मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ पे सिर्फ निराश हुई है। और जैसा कि हम लोगों को बताया गया था कि फ्लैशबैक के साथ नई पावर्स आती हैं, इसलिए हम लोग देखते हैं कि एस्ट्रोमैन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो यहाँ पे मर नहीं सकता है, वो वादे को नहीं भूल सकता है जो वादा उसने किसी सुपर हीरो के साथ किया था, दैट्स कॉल्ड एशियंट हीरो। इसलिए अगले ही पल एस्ट्रोमैन दोबारा जिंदा हो जाता है और हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है ये। हालांकि उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं और उसकी पावर भी पहले से बढ़ जाती है। ये दोनों आगे से चीखते हुए कहते हैं कि साला ये जस्ट दोबारा शुरू हो गए, टीयर्स ऑफ होप एंड द लाइट ऑफ द जस्टिस। साला ये कभी मरते ही नहीं है, कैसे भी मारो इन्हें। इसके बाद भाई ये दोनों आगे से ऑथर को गंदी गंदी गाली देने लगते हैं, तो ऑथर बाहर निकल के कहता है कि चुप बैठो, मैं अगले चैप्टर में गायब कर दूंगा दोनों को। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं और वो आगे से इसी बारे में बता रहा था। सॉर्की के मॉडल उसे कहता है चुप बैठो, नहीं पेल दिए जाओगे, अभी इनका नंबर नहीं आया है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दुनिया से टीयर्स ऑफ होप एंड द लाइट ऑफ जस्टिस एस्ट्रोमैन के पास आने लगती है, तो उसकी पावर बढ़ने लगती है। आगे से कहती है ये क्या हो रहा है साला। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के हर एक कोने से सभी लोग अपना हाथ ऊपर उठा रहे थे। साला ये हाथ उठाता हूँ तो मुझे कुछ याद आता है। सॉर्की के मॉडल अपने मन के अंदर सोचता है कि ये क्या चीज है, साला मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए क्या। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं और इसे जैसे ही यहाँ पे फ्री की बैटरी मिलती है तो ये आगे से चौड़ा होकर कहता है कि कभी कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये एन के ऊपर कुछ ज्यादा ही पावरफुल बीम छोड़ दे मारता है, लेकिन अपनी बहन से कहती है कि सावधान है ना, कहीं निपट ना जाना। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि और दम लगा दो। इसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और सभी को अपना रंग ही छोड़ देता है। और जब लेजर बीम आगे से शांत होती है तो सभी लोग आगे से कहते हैं कि हम लोग जीत गए, लेकिन इनकी फट तो तब जाती है जब ये एन को सही सलामत देखते हैं और इनका मुंह बड़ा सा खुल जाता है। एन आगे से कहती है बड़ा मजेदार था भाई, एक और बार छोड़ना, ये तो ट्रू इमॉर्टल लेवल की स्ट्रेंथ थी। एन एस्ट्रोमैन से यही कहती है कि साला तुम यहाँ पे इमॉर्टल लेवल की पावर को रिलीज कर सकते हो एक इमॉर्टल लेवल पे होने के बावजूद, और ऊपर से साला दोबारा जिंदा हो सकते हो मर के होने के बावजूद। इसलिए बेचारे मॉन्स्टर घबराए हुए थे, साला हगने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इसके बाद एन आगे से अपना मूव इस्तेमाल करते हुए कहती है कि हमारी दुनिया में कुछ कहते हैं अगर तुम किसी को हरा नहीं सकते हो तो फिर लड़ो नहीं, क्योंकि इसे इमॉर्टल लॉ कहते हैं, हमारे इंडिया में इसे करप्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एन आगे से अपनी इमॉर्टल आर्ट्स राइजिंग फीनिक्स का इस्तेमाल करती है, तो वो वहाँ पे एक फीनिक्स को बुला लेती है। जियो आगे से चीखते हुए कहता है कि ये क्या चीज है भाई, ये मत कहना कि ये इमॉर्टल्स का तरीका है लड़ने का। हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं, अब इसकी बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी, बेसिकली भाई साहब शटडाउन मोड पे जाने वाले थे। इसलिए एन आगे से कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हें अलविदा ही कह देती हूँ, जिसके बाद वो अपनी फीनिक्स बर्ड के साथ एस्ट्रोमैन के ऊपर पावरफुल अटैक करती है। मेगाजॉर्ड आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें उसे बचाना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम लोग एक और सुपर हीरो को अलविदा कह देंगे। तो फिर हम लोग लिंगलिंग को देखते हैं और वो आगे से इनके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कहाँ जा रहे हो भाई, मुझसे लड़के जाओ, और वो इनकी तरफ ही असला बारूद छोड़ देती है। इसे सभी लोगों की फटी। वो आगे से कहते हैं कि अलविदा कभी ना कहना दोस्त, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यैन अपनी स्वॉर्ड बीच गली में फेंक के मारता है, जिससे वो यहाँ पे मेगाजॉर्ड शॉटगन के मॉडल को सेव कर लेता है। रही बात एस्ट्रोमैन की, तो वो पलक झपकते एस्ट्रोमैन के सामने आता है और फिनिक्स के मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फिनिक्स भी आगे से रोते हुए कहता है कि साला इतनी बेइज्जती तो आज तक मम्मी ने भी नहीं की थी। इसके बाद वो फिनिक्स बेचारा पत्थरों में जा गिरा था, वहीं पे एन की चीख निकल जाती है। वो आगे से कहती है ये क्या था। लिंगलिंग भी इसमें हिस्सेदारी लेती है क्योंकि इसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं और इन्हें चैन की सांस आई थी कि इनका मास्टर आ गया, अब इन्हें कुछ भी नहीं होगा। वहीं पे यान उन दोनों से कहता है कि इमॉर्टल बनने के बावजूद तुम अभी भी बिल्कुल बेवकूफ और नादान हो, इस तरीके से हमले थोड़ी ना करते हैं, साला तुम मारते जा रही हो एक दूसरे को। बट व्हाई दिस बिच हैंगिंग ऑन माय बॉय। एस्ट्रोमैन यान से कहता है शुक्रिया भाईजान जान बचाने के लिए। यान उसे कहता है कोई बात नहीं है। इसके बाद यान लैन से कहता है कि गला मेरा छोड़ोगी या फिर फांसी का फंदा बन के लटकी रहोगी। लैन आगे से कहती है ओ, जिसके बाद वो चुपचाप नीचे उतर जाती है। वहीं पे ये दोनों यान को देख के आगे से चिल्लाने लगते हैं, तो यान इनकी तरफ मुड़ के देखता है। वहीं पे ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि भैया कुछ सेकंड पहले तो यहाँ पे सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम पे था ना, ये अचानक से यहाँ पे इतना पावरफुल कैसे हो गया। इसके बाद वो दोनों जब यान की तरफ अच्छे से देखती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि यान यहाँ पे जो ऑरा निकाल रहा है वो कम से कम किसी एक पीक नासेंट सोल कल्टीवेटर के लेवल का है, और अगर ये दोनों यहाँ पे बुद्धि के साथ साथ दिमाग सब कुछ भी लगा ले तब भी यान को नहीं हरा सकती है, ये इन्हें समझ में आ जाता है। इसलिए आगे से प्लान बी का इशारा करती है लिंगलिंग से। इधर हम लोग जनता को देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यान को इनकी पावर्स की जरूरत है। इसके बाद ये अपने हाथों को खड़ा करते हैं और यान को एनर्जी देने लगते हैं। यान अपने हाथों से उस एनर्जी को धिक्कार देता है, ये कहते हुए चीची दूर थू। इसमें लोगों का रिएक्शन देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनके मुंह पे थूका है। और इतना ही नहीं, यान इन्हें बेइज्जती कराने के लिए अपने हाथ को रुमाल में भी पोंछता है कि ये कहते हुए छुआ कैसे इस गंदी चीज को मैंने। फिर इसके बाद यान उन लोगों से कहता है कि चलो बच्चों मुझे बता दो कि हेवनली डोमेन का रास्ता कहाँ है, मुझे कुछ बुड्ढों से बदला लेना है उन्हें बवासीर देख के। यान इन लोगों से ये भी कहता है अगर गलत पता दिया तो वापस आके उल्टा लटका दूंगा। लिंगलिंग आगे से कहने वाले थे कि इन्हें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यान बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यान को समझाती है कि हम लोग तुम्हारे लेवल के नहीं है, तुम हमें कुत्तों की तरह मार दोगे अगर तुम्हें रास्ता बता देंगे तो, इसलिए हम लोगों को पहले जाने दो, जिसके बाद मैं कबूतर से तुम्हें पता लिखवा के भिजवा दूंगी। यान आगे से कहता है नक्को। यान आगे से मुंह बन जाता है, वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी। इसके बाद वो यान से कहती है कि भले तुम हमसे स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ हमला करेंगे तो फिर तुम्हें कम से कम घायल तो कर सकते हैं। यान आगे से कहता है जैसा कि कर ही दोगे, अगर हिम्मत है तो आओ करके दिखाओ। इस पेन को गुस्सा आ जाता है, वो आगे से लाते बातें चलाने लगती है, लेकिन लिंगलिंग उसे संभाल लेती है। इसके बाद यान आगे से कहती है कि वो देखो पीछे हेवनली डोमेन का रास्ता। यान भी स्टिक के अंदर फंस जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि कहाँ है। अब अगर तुम्हें लगता है कि यान यहाँ पे बेवकूफ हो तो फिर तुम गलत हो, जब तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पावर आ जाती है तो फिर तुम अंधे बन जाते हो। खैर यान जैसे इनकी ट्रिक के अंदर फंसता है तो ये दोनों तुरंत यहाँ से भाग लेती हैं। यान उनसे कहता है भाग के जाओगे कहाँ पे। इसके बाद यान भागते हुए जाता है और आगे से इमॉर्टल आर्ट्स गोल्डन जेल का इस्तेमाल करता है, तो हम लोग देखते हैं कि पूरी धरती के ऊपर ही एक आरे फॉर्मेशन बन जाती है और ये बेचारी भाग नहीं पाती हैं। ये आगे से दोबारा यान को गाली देती हैं, ये कहते हुए कि ऐसा कौन करता है भाई, भागने का रास्ता ही बंद कर दिया। और यान आगे से चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारी तुमसे फटती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम भाग नहीं सकते हैं तो फिर हमारे पास एक
ही रास्ता बचता है जो कि है लड़ाई करने का। यान आगे से कहता है कि वो तो आने वाली फाइट ही बताएगी और वो उन लोगों से कहता है अगर तुम मुंह से नहीं बताओगे तो फिर मैं दिमाग से पूछ लूंगा। और यान आगे से इस्तेमाल करने वाला था सोल सर्च टेक्निक, वन ऑफ द फेमस टेक्निक ऑफ कल्टीवेशन वर्ल्ड। इसके बाद दोनों दोबारा यहाँ पे यान को गाली देने लगती है, ये कहते हुए ये सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, सोल सर्च का कौन इस्तेमाल करता है। फिर इसके बाद हम लोग शॉर्ट किंग इमॉर्टल को देखते हैं जो कि साउलो से कहता है कि तुम अब सेफ हो, बाहर आ सकती हो, लेकिन अपने गार्ड को कभी डाउन न करना। और वो साउलो से कहता है कि मास्टर से कह देना कि वो मेरी वाइटलिटी बढ़ दे, यानी कि जीवन शक्ति। साउलो आगे से कहती है यस बॉस। इसके बाद शॉर्ट किंग इमॉर्टल वहां से चला जाता है और साउलो बाहर आ जाती है। तो जल्दी से ये लोग आगे बढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं नीचे गिरने से। इसके बाद यान पूरी तैयारी कर लेता है और इनसे कहता है कि चलो भाई अटैक करो। एंड आगे से कहती है अगर हिम्मत है तो फिर तुम अटैक करो ना। तो फिर यान एक झटके में अटैक कर भी देता है और लिंग लिंग अपनी बहन से कहती है कि उसने कर भी दिया। इस पे आगे से कहती है कि अब मजाक मस्ती नहीं। जिसके बाद वो आगे से इमॉर्टल आर्ट्स का इस्तेमाल करती है। वह पे लिंग लिंग उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद एन वहाँ पे इमॉर्टल आर्ट्स 9 सेलेस्टियल बर्ड्स को समन करती है। यहाँ पे 9 बर्ड्स बाहर निकलते हैं और इन दोनों का ही तत्व फायर है यानी कि अग्नि। इसलिए एन यान से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे यहाँ पे सेक कबाब बनाती हूँ। इसके बाद यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बेचारे एसी की तरफ भागने लगते हैं। बेसिकली जून की गर्मी इंडिया वाली। फूल जो खिले हुए थे बेचारे वो मुरझा जाते हैं, पानी सूख जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं। वहाँ पे एस्ट्रोमैन का सूट भी उससे कहता है भाई साहब एसी में आ जाइए, ओवर हीटिंग की वजह से आप ढेर हो जाएंगे। यहाँ तक कि उसका सूट भी पिघलने लगता है। ये पूरा रोबोट का ही बना है, बस सूट कह रहा हूँ, बात फिसल जाती है यार जवान कभी कभी। इधर हम लोग यान को देखते हैं जब वो एस्ट्रोमैन की तरफ देखता है कि ये पिघल के नीचे गिरा जा रहा है तो इसके स्टूडेंट का क्या हाल होगा। वहीं पे दुनिया तो आधी खत्म ही हो चुकी थी ओवर हीटिंग की वजह से। अब इसके बाद यान लिंग लिंग का पैर पकड़ता है और उसे बिल्डिंग में फेंक देता है किसी गुलेल की तरह। इसके बाद वो बिल्डिंग को चीर के बाहर निकलती है और यान उसे दोबारा उसकी टांगों से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम दोनों बहुत शैतान बच्चे हो, तुम्हें मार खाने की जरूरत है। तो फिर लिंग लिंग यहाँ पे यान को गाली देने लगती है। यान उसे कहता है कि जितनी बार तुम मुंह खोलोगे उतनी बार तुम्हारे पिछवाड़े के ऊपर थप्पड़ और ज्यादा जोर से पड़ेंगे। साइड से यान को सुनाई देता है कि कोई चीख चीख के कह रहा था कि मैं तुम्हारी दुनिया को जला के जलठा दूंगी। यान आगे से कहता है अच्छा। इसके बाद वो हाथों में निकालता है इमॉर्टल आर्ट्स और उस बम को फोड़ देता है। तो फिर वहाँ पे आ जाती है सुनामी, सुनामी की माँ, सुनामी का संसार, सुनामी की पूरी ब्लड लाइन। लैनमिन आगे से कहता है कि बेंचो ये हो क्या रहा है साला, जहाँ देखो वहाँ तबाही तबाही। 2012 की शूटिंग यहीं पे हुई थी क्या? पहले आग बरसी जिसके बाद सीधा पानी की सुनामी। करियान ने जो वहाँ पे सुनामी लाई थी उसे कई सारे सी ड्रैगन्स बनते हैं और रिपोर्टर आगे से चीखते हुए कहता है कि ओशियन सूख चुका है, अब नमक भी नहीं मिलेगा हमें। करियान ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी उसका नाम था सी ड्रैगन गैदरिंग। इसके बाद उस ड्रैगन को सीधा उस फिनिक्स के साथ लड़ने के लिए भेज देता है और जब वो आपस में टकराते हैं तो फिर वहाँ पे आती है वाटर स्टीम वेव, जिससे ये लोग धमाके में ही उड़ जाते हैं और उसे जो पानी बचा था वो बरस के दोबारा रिफिल हो जाता है, यानी कि दुनिया में कोई दवाई नहीं आई। जनता आगे से कहती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है भाई, ये तो हमारी एनर्जी भी नहीं यूज कर रहा। तो दूसरा बंदा आगे से कहता है कि ये बात सेंस भी बनाती है पिछले वाले चैप्टर के अंदर। इसके बाद एन इनसे कहता है कि यार पूछ रहा हूँ बता दो ना यार, लेकिन एन बिल्कुल भी नहीं। वो आगे से कहती है मर भी जाओ तब भी नहीं बताऊंगी। उसी टाइम पे लिंग लिंग पीछे से निकलती है और वो यान के ऊपर शॉर्ट से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शॉर्ट के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लिंग लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि इस महानुभाव के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई, बल्कि मेरा इमॉर्टल वेपन टूट के बिखर गया और उसे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। इसके बाद जब वो यान की तरफ देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यान यहाँ पे नासेंट सोल कल्टीवेटर नहीं बल्कि इन्फेंट सोल रियलम पे है। इन्फेंट का मतलब 2-3 कदम पहले। और जैसे ही लोगों को एहसास होता है कि ये किसके साथ बढ़े तो ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यान उनसे कहता है कि अब देर हो चुकी है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। वह पे यान जिस टावर को अपने साथ लेके आया था उसके ऊपर और ज्यादा क्रैक पड़ने लगते हैं। इसके बाद यान अपनी पावर्स को अनलॉक करता है तो फिर वहाँ पे बिजली के झटके आने लगते हैं, वही वाले झटके जो उसने लैंड के ऊपर इस्तेमाल किए थे। इसलिए लैंड आगे से कहती है कि ये क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ जानी पहचानी फीलिंग क्यों आ रही है। लिंग आगे से कहती है कि ये ग्राउंड इमॉर्टल पावर है, वो यहाँ पे अपनी डिवाइन सोल को डाओ के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। लिंग आगे से बताती है कि ग्रैंड इमॉर्टल यहाँ पे 8 बार जन्म ले लो तब भी वो तुम्हें मुश्किल से ही मिलेगा। यहाँ तक कि ये ग्रेट हेवनली डोमेन के अंदर भी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि ग्रेटर वर्ल्ड्स के अंदर भी नहीं। लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फूटी हुई है कि वो सीधा एक छोटी सी दुनिया में आके भी एक ग्रैंड इमॉर्टल से टकरा गए। इसलिए आगे से रोते हुए कहते हैं कि हम इतने बदनसीब कैसे हो सकते हैं, आस बहन अस। इधर लाइन लाउड स्पीकर उठा लेती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि कोई भी ऊपर उठ के मत देखना, नहीं 2 सालों के लिए हॉस्पिटल में पैक हो जाओगे, बाहर भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वे हम लोग जिया और उसकी पार्टी को देखते हैं, इनकी भी हालत खराब थी। आगे से कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वे जनता की तो हमेशा फटी ही जाती है, इसलिए इस बार भी फटी हुई थी। लेकिन हम लोग एन को देखते हैं जो कि आगे से इस प्रेशर को रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। लिंग लिंग उसे कहती है कि ना करो, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन एन आगे से कहती है कि मैं गिव अप नहीं करने वाली। यानी यहाँ पे जब भी अपनी इमॉर्टल पावर को यूज करता है तो फिर इसके बाल सफेद हो जाते हैं। यान एन से कहता है कि अभी भी रजिस्टर करने का ख्याल है क्या। यान आगे से कहती है ऑफ कोर्स। तो फिर यान आगे से चुटकी बजाता है और ये झटके के अंदर ही एन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो जमीन में घुस जाती है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि हम लोग देखते हैं कि सिटी से दूर जाता है, स्पेस से दूर जाता है, अर्थ से ऊपर दूर जाता है। यहाँ तक कि ये प्रेशर इतना ज्यादा भयानक था कि ये ऑर्बिट से ही अर्थ को दूर फेंक देता है। अब अगर तुमने साइंस के फैक्ट वैक्ट नहीं देखे हैं तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि जो अपनी अर्थ है वो सूरज के एक सीमित दायरे के अंदर ही चक्कर लगाती है, लेकिन यान के इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से वो सीमित दायरे के पार जा चुकी है। ये दोनों आगे से चीखते हुए कहते हैं होली मदर फकर, ये कैसी पावर है भाई, साला अर्थ को उसके ऑर्बिट से ही बाहर फेंक दिया। और हम लोगों को बताता है कि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, सिर्फ साइंटिस्ट का, कि अगर अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर चली जाएगी तो फिर सी लेवल में जो पानी है वो बर्फ के अंदर बदल जाएगा और पूरी धरती बर्फ की गोली में बदल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी प्लैनेट्स ऑर्बिट के अंदर है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएं ग्रेविटी की वजह से, और सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स होंगे वो आपस में टकरा भी सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऑथर साला नशे करके ये सब कुछ लिख रहा है। इधर हम लोग जियो को देखते
देखते हैं जो कि यान से कहता है कि तुम ओवरकिल कर रहे हो भाई, हमें मार ही दोगे, साला ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। जून से सीधा दिसंबर में लाके पटक दिया, कुछ तो करो, दया दिखाओ भाई। इधर ये दोनों आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये भगवान तो नहीं है। दूसरा बंदा आगे से कहता है कि ये उससे भी बढ़ के है। वहीं पे सालू को अब जाके समझ में आता है कि मॉडल्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो छोटी मोटी दुनियाओं को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंचों की तरह खेलते हैं उनके साथ। मैं आगे से सही सवाल पूछती है कि हमें कितना टाइम लगेगा इतना ज्यादा पावरफुल होने में। इसके बाद नीचे उतर आता है और वो एन की तरफ देखता है तो ये अभी भी कांपते हुए कह रही थी कि मैं गिव अप नहीं करने वाली। लिंगलिंग अपनी बड़ी बहन से कहती है कि हो गया भाई, बस करो, तुमने अपना सबसे बेहतर ट्राई किया। लेकिन एन अभी भी नहीं मान रही थी। वो अभी भी अपनी बात पे टिकी हुई थी कि वो कभी भी एक इमॉर्टल के सामने अपना सर नहीं झुकाएगी। इसके बाद वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करती है। वह मैं आगे से बताती है अगर मास्टर के कैरेक्टर को देखा जाए, अगर ये यहाँ पे यान को बता देती है कि हेवनली डोमेन कहाँ पे है तो यान रुक जाएगा। लेकिन ये साले इतने ज्यादा जिद्दी कैसे हैं? सालू आगे से कहती है बुक ने कहा है कि इनकी डीएनए में ही गलती है। साला ये किसी की भी बात नहीं मानते इतनी जल्दी। जितने ज्यादा डीमन स्ट्रॉन्ग होगी उतने ज्यादा उनकी बुद्धि कड़ी होगी और उनकी उतनी ही ज्यादा चमड़ी उनकी मोटी होगी, उनके दिमाग में इतनी जल्दी बात नहीं घुसेगी। फिर निंजा लीडर आगे से कहता है तुम्हारा मास्टर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या? ये दोनों आगे से चीखते हुए कहता है कि हमारे मास्टर ऐसे ही थे। इसके बाद हम लोग एन को देखते हैं जो कि यान से कहते हैं कि तुम्हें सच में जानना है ना हेवनली डोमेन कहाँ पे है, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही देना ना पड़ जाए। जिसके बाद वो आगे से अपने ऊपर अटैक करती है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। सभी लोग आगे से कहते हैं वाओ, इस कहानी में बलिदान भी है, क्योंकि बड़ी बहन ने यहाँ पे ये कदम उठाया तो फिर छोटी बहन भी क्यों पीछे रहे और वो भी अपना सर फोड़ने वाली थी। सालू और मैं आगे से कंफर्म करते हैं कि एन यहाँ पे मारी जा चुकी है, ये कहते हुए कि वो यान को बताने से अच्छा खुद को ही मार ले। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं और तुम यान को क्या समझ रहे हो भाई, पोंगा वोंगा समझा है क्या उसे? वो आगे से रिलीज करता है ओरिजिन युआन की। इसको देख के तो लिंगलिंग भी हैरान हो जाती है कि इसके पास ये की कैसे है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपना हाथ ऊपर उठाता है और चुटकी बजाता है जिससे होता है जादू। हम लोग देखते हैं कि यान ने यहाँ पे जो भी कारनामा किया था वो सब कुछ रिवाइंड हो जाता है। पृथ्वी जो सैटर्न के पास जाके कहती है और भाई क्या हाल है, वो दोबारा अपने ऑर्बिट में आ जाती है। जो प्रेशर यहाँ पे एन के ऊपर पड़ा था वो भी रिवर्स हो जाता है और एन हमारी दोबारा जिंदा हो जाती है। हम लोग निंजा लीडर को देखते हैं जो दोबारा पूछता है तुम्हारा मास्टर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या? ये दोनों दोबारा चिल्लाते हैं कि वो ऐसे ही थे हमेशा से। लेकिन इन्हें देजा वो महसूस होता है, ये कहते हैं कि हमने ये बात पहले भी की थी ना। एन भी आगे से कांपते हुए कहती है कि अभी क्या हुआ भाई, मैं तो मर गई थी ना, मुझे अच्छे से याद है, मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गई? लिंगलिंग आगे से बताती है कि यार ने यहाँ पे डॉ ऑफ द वॉइड पावर ऑफ स्पेस एंड टाइम का इस्तेमाल करके टाइम को ही रिवील कर दिया है, जिसको कहते हैं टाइम रिवर्सल आर्ट। यानी उन दोनों बहनों से कहता है कि देखो मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं देने वाला जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि हेवनली डोमेन कहाँ पे है, और ऐसी हरकतें दोबारा करती रहे तो फिर चीजें तुम्हारे लिए ही मुश्किल और दर्दनाक होंगी। तब जाके लिंग को एहसास हुआ कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो एक सर्वशक्तिमान है, इसके लिए मौत कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अपनी मौत से भी मुक्त हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज बची हुई थी जो कि निराशा थी, लेकिन अब वो भी किसी काम की नहीं है क्योंकि ये बेचारे चाह के भी नहीं मर सकते। फिर इसके बाद यान आगे बढ़ता है और वो एन के सर के ऊपर हाथ रख के सोल सर्च का इस्तेमाल करता है। एस्टेबन आगे से कहता है फक दिस, साला ये हमारी तरह मर के जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, ये तो नई टेक्निक है। आज यू नो सोल सर्च टेक्निक यहाँ पे किसी भी इंसान के पूरा जीवन यापन दिखा देती है, इसलिए हमें इनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये दोनों जो पैदा हुई थी ये किसी मॉन्स्टर की तरह पैदा नहीं हुई थी बल्कि ये सीधा ह्यूमन फॉर्म में ही पैदा हुई थी, यानी कि पहली दूसरी कंडीशन को झटके में ही कंप्लीट कर लिया बिकॉज दे आर जीनियस एंड द चूजन वंस। फिर इसके बाद यान को पता चलता है कि कुछ इमॉर्टल्स हैं जिनकी भाई फटी पड़ी है। इन दोनों प्रिंसेस थे जो कि नॉर्थन डीमन ट्राइब के अंदर पैदा हुए हैं, यानी कि हमारे लिंग और एन। और इन गधों को ऐसा लग रहा था अगर समय ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो बहुत जल्द ही यहाँ पे डिमोनिक इमॉर्टल्स में भी बदल सकते हैं जो कि पूरी ह्यूमन रेस के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए तीनों फैसला करते हैं कि ये सीधा उन लोगों के क्लैन के ऊपर हमला कर देंगे इससे पहले ही कि वो अपने एडल्टहुड में पहुंचे और उन्हें मार दें। ये जाने लेने के लिए खुद को ब्लेम नहीं करते हैं बल्कि उन लोगों को ब्लेम करते हैं कि वो कमजोर हैं। इसके बाद होना क्या था, ये लोग सीधा डीमन ट्राइब के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और पूरे डीमन ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम उन्हीं दोनों स्पिरिट बीस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे और इनको यहाँ पे एक पुल के पास ले आए थे। इन लोगों का एक ही मकसद था कि ये चाहते थे इन लोगों की जो इनर कोर है जिससे ये कल्टीवेट करते हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। वहीं पे इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो पहले ही जान दे चुके थे इमॉर्टल अरे फॉर्मेशन को, टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करने के लिए। खैर इसके बाद दोनों स्पिरिट यहाँ पे इन दोनों को समझाते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना। इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं बाकी लोगों से लड़ने के लिए, लेकिन इमॉर्टल्स के खिलाफ ये क्या ही कर सकते थे, एक झटके के अंदर इमॉर्टल इन्हें हरा देते हैं। इसके बाद लिंग और एन के फादर शायद फादर, क्योंकि फोटो से पता थोड़ी ना चलता है, नाम लिखा है यहाँ पे, वो अपनी बेटियों की मदद करते हैं करिश्मा को भेज के, जिससे वो ब्रिज टूटता है और ये पानी के अंदर गिर जाती है। और यान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए ये दोनों इतनी ज्यादा जिद्दी हैं। खैर इस पानी के नीचे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे बनी हुई थी, जैसे ये लोग किसी दूसरी दुनिया के वर्ल्ड के अंदर चली जाती हैं। और इसी तरीके से लिंग और एन की जो खुश नसीब दुनिया थी वो एक झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गई। खैर इसके बाद हम इनको एक अलग ही दुनिया में देखते हैं जहाँ पे सफेद एलियन घूमते हैं। चूना लगाया है क्या अभी? ऑफ कोर्स ये दोनों काफी ज्यादा छोटे थे तो ये घबराए हुए थे, इन्हें पता नहीं कि ये लोग कहाँ हैं, बस ये घर जाना चाहते थे। और ऊपर से काला कुत्ता इनके पीछे पड़ जाता है तो ये जान बचाते हुए भागते हैं। बट एज यू नो समय सब कुछ सिखाई देता है तो धीरे धीरे करके ये हालात के साथ कंफर्टेबल होने लगे थे। इन्हें ये भी समझ में आ चुका था कि पैसों की क्या अहमियत है, डॉल्स का क्या मतलब होता है और कैसे यहाँ पे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। जीनियस जो है, बस एक चीज नहीं बदली थी, वो था ये हरामी कुत्ता, ये अभी भी इनके पीछे पड़ा इन्हें दौड़ा रहा है। फिर इसके बाद कुछ साल और बीतते हैं, ये और ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके बाद ये कुत्ते को भी नीचे दर्द बोलते हैं कि साले अब कैसे दौड़ेगा तू। कुत्ता आगे से कहता है कि ये कैसे हो गया, ये तो साला रिवर्स कार्ड हो गया। इसके बाद ये दोनों अपनी दुनिया घूमना शुरू किए थे और ऐसे ही हमारी दुनिया के अंदर आ गए जहाँ पे यान इनकी दुनिया खराब कर रहा है भाई। फिर इसके बाद यान इनका फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख ही चुका था तो वो अपना हाथ ऊपर ले लेता है और सभी लोग आगे से कहते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक सेकंड के अंदर इसने हाथ रखा और वापस ले लिया, कुछ किया क्यों नहीं। वहीं पे यान ये देख के हैरान हो जाती है कि यान यहाँ पे सोल सर्च का इस्तेमाल किया लेकिन उसकी सोल के
ऊपर एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। नॉर्मली जब भी कोई सोल सर्च इस्तेमाल करता है तो सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। आसान शब्दों में अंधे हो गए तुम। या इन दोनों बहनों से कहता है अगर तुम्हें रास्ता नहीं पता है तो फिर कह दो ना, नहीं पता है, इस तरीके से लड़ने धड़ने की क्या जरूरत है। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि चलो चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जिस पे काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये कैसे कैसे जा रहा है बिना कुछ करे। यान उन दोनों से कहता है भाग जाओ इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। लिंग लिंग आगे से पूछती है कि हम लोग सच में चले जाएं। यान उसे कहता है हमेशा के लिए रहना है यहाँ पे। इसके बाद वो इनसे ये भी कहता है कि हाँ, जाने से पहले जो खर्चा किया है, सॉरी जो तोड़ फोड़ की, उसका खर्चा देके जाना। इधर में दोनों मास्टर्स को देखते हैं, ये भाई निकालते हैं तिजोरी से सोना चांदी। ये आगे से कहते हैं सब रख लो, बस हमें जाने दो यहाँ से। लोग आगे से कहते हैं बहुत ज्यादा है, हमें नहीं चाहिए, हम खर्चा देख लेंगे, हमारे पास भी तिजोरी है। फिर इसके बाद लिंग अपनी बड़ी बहन को पकड़ती है और वहां से भाग लेती है। और साथ ही में ये दोनों मास्टर को भी उठा के यहाँ से भाग लेते हैं सट्ट से। और ये इतनी तेज भागती, इतनी तेज तो स्पीड नहीं भागता होगा। इसके बाद हम लोग एस्ट्रोमैन को देखते हैं और ये इतनी टाइम पे एवर रेडी की बैटरी पे चल रहा है। और ये ज्ञान से कहता है कि उन्हें इस तरीके से जाने देना, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़ा परिणाम ला सकता है। वो दोनों यहाँ पे किंग ऑफ किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो लोग इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उनके डिसाइपल उन्हें रोक नहीं पाएंगे और वो आसानी के साथ हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या आगे से कहता है कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ, चिंता ना करो, जब भी वो दोबारा वापस आएंगे तो फिर मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। एस्ट्रोमैन आगे से कहता है कि तुम तो कर लोगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के बारे में क्या, हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में क्या वो उनका सामना कर पाएंगे। या आगे से कहता है कि उसे अपनी डिसाइपल्स के ऊपर भरोसा है, वो पक्का इसका सामना कर लेंगे। एस्ट्रोमैन आगे से पूछता है कि तुम्हें इतना यकीन कैसे है। यान पीछे मुड़ के आगे से कहता है क्योंकि अपन एक इमॉर्टल एम्परर है, आसान शब्दों में हेवनली टेलीविजन रियलम। वह इन दोनों को ये वाली बात जैसे ही सुना देती है तो इनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, जिसके बाद सीधा फ्लोर पे जा गिरती है। एंड आगे से कहती है कि मेरे पैर कांप रहे हैं, लेकिन जब वो लिंग की तरफ देखती है तो ये बेहोशी हो गई थी। इसके बाद मॉन्स्टर हंटिंग कंपटीशन खत्म हो जाता है और यान के लिए ये पूरा कंपटीशन बस सरदर्दी ही थी और फालतू में डिसाइपल्स का यहाँ पे नाम खराब हुआ वो अलग है। खैर इस कंपटीशन के दौरान यहाँ पे कोई भी विनर जीता नहीं गया, लेकिन एक महीने के बाद दुनिया काफी ज्यादा बदल गई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जगह पे जहाँ पे एस्ट्रोमैन का पुतला हुआ करता था उसे बदल के यान का पुतला लगा दिया गया स्टैचू ऑफ इमॉर्टल कल्टीवेशन के नाम से। इसके बाद यान कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया और उसे यहाँ पे सेकंड से फर्स्ट क्लास हीरो बना दिया गया। इसके बाद उसकी मर्चेंडाइज और जो टॉयज होते हैं वो भी बिकने लगे, लेकिन ये सभी चीजें बाहर बदली, इस जगह पे कुछ भी नहीं बदला। ये अभी भी खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, जो पढ़ाई करना था वही करते हैं ये। इसके बाद हम लोग यान को उसके कमरे में देखते हैं और ये अभी भी यहाँ पे हेवनली डोमेन का रास्ता पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे इन दोनों बहनों को देखते हैं और ये दूर से यान के ऊपर नजर बनाए हुई थी। ये दोनों बहनें यही सोच रही थी क्या ये सच में यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर है। इस पे आगे से कहती है कि सच भी हो सकता है, जो तबाही इसने वहाँ पे मचाई और हमारी जो गुद्दी लाल हुई उसके हिसाब से तो ये सच ही होगा। ये पक्का अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पे छुपा रहा है, जैसे वो बुढ़े ओल्ड फैशन कल्टीवेटर छुपाते हैं। इसके बाद आगे से कहती है कि जैसे ही हम लोग आज अपनी साइड क्वेस्ट को पूरा कर लेंगे तो फिर ये दोनों यहाँ पे यान की डिसाइपल बन जाएंगी। सपना अच्छा है, बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगते हैं। वह फीलिंग एन से कहती है कि हमने तो कसम खाई थी कि हम किसी भी ह्यूमन कल्टीवेटर के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। एन आगे से कहती है कि वो साला इंसान भी है, वो बस एक चलता फिरता लेजेंड है, लेजेंड जो किसी भी सुप्रीम बीइंग से ज्यादा पावरफुल है। तो फीलिंग आगे से कहती है कि हमें इस तरीके से छुपने का फायदा भी क्या जब वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है। एन आगे से कहती है कि वो इस तरीके का इंसान तो है नहीं कि बोर हो जाए तो हम अपने डिवाइन सन्स के साथ ही मिटा दिए, हम तो उसके सामने चीटी की तरह है। लिंग पूछती है तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एन आगे से बताती है सीधा चल के उससे कहेंगे कि हमें सिखाओ, हमें अपना डिसाइपल बना लो। लिंग आगे से कांपते हुए कहती है कि ये काफी ज्यादा बड़ा कदम है, हमारी लाश भी बाहर आ सकती है। एन आगे से कहती है ऐसा तो है नहीं कि वो डिमंस को खाता होगा, अब अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। फिर हम लोग यान को देखते हैं और वो बस इन्हें इग्नोर कर रहा है। इसके बाद दोनों दोबारा चुपचाप बैठ जाती है और सोच रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद लिंग से कहती है कि 3 तक गिनेंगे और 3 के बाद सीधा उसके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद 3 आते हैं, ये दोनों सीधा ही यान के कमरे के अंदर टेलीपोर्ट होते हैं और उससे कहते हैं यो हाइनस हम आपसे कुछ, लेकिन यान इन्हें धक्के मार के बाहर फेंक देता है 1 सेकंड के अंदर ही। इसके बाद सीधा कचड़े में जा गिरती है और कचड़े वाला आता है और इन्हें उठा के लेके जाते हुए गाता है दाढ़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो फिर इनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं कि यान ने इन्हें मारा नहीं और ये जिंदा बच गए। लेकिन यान आगे से कहती है कि हम उसकी शक्ल देख पाते कि उससे पहले उसने हमें धक्के मार के बाहर फेंक दिया। इसके बाद अगला टाइम कुछ समय बाद का होता है, हम लोग देखते हैं कि यान अपनी वॉक पे निकला हुआ था और ये दोनों अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यान तेजी से आगे बढ़ता है तो ये दुगने तेजी से उसका पीछा करती है। यान जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाती है और आपस में बात करते हुए कहती है कि उसने मुझे देखा। तो यान आगे से कहती है कि उसने कोई भी की रिलीज नहीं की, उसने हमें नहीं देखा होगा। लेकिन जब ये दोनों बाहर झांक के देखते हैं तो यान तब तक गायब हो चुका था। ये कह ही रहे थे कि ये कहाँ गया। फिर ये दोनों अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाते हैं तो नीचे एक फंदा था और ये दोनों इस जाल के अंदर फंस जाते हैं और यान ने यहाँ पे डीमन कैचिंग रोप का इस्तेमाल किया था। ये दोनों ऊपर भाई लटक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारी मदद करो भाई, हम लोग ऐसे जी नहीं सकते हैं। यान उन लोगों से कहता है कि मैंने बोला था ना कि मेरा पीछा ना करो, तो फिर क्यों पीछे पड़े हो। इसके बाद अगला सीन किसी वीराने का होता है जहाँ पे हम इन चारों को देखते हैं और ये दोनों अपना खान पान कर रहे थे। साथ में ये इन दोनों से पूछते हैं कि मैडम आपको क्या हुआ, लेकिन ये दोनों आगे से कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो ये लाल वाला आगे से कहता है कि छोड़ो यार, फालतू के सवाल पूछना कभी भी जी का जंजाल बन सकता है और वैसे भी मुझे ज्यादा लंबा जीना है, इसीलिए मौत से टक्कर वाले कोई भी काम नहीं। वहीं पे ये दोनों एकदम डिप्रेशन में जा चुकी थी, यही सोच रहे थे कि ये कैसे डिसाइपल बने यान के। इसके बाद कुछ और दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और यहाँ पे समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है। वहीं पे यान की तबाही देखने के बाद ये सभी पूरी तरीके से खुद को इमॉर्टल दुनिया के अंदर मान ही चुके थे, हर किसी को ग्रीट करते हैं फुल इज्जत के साथ में। वहीं पे हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि अब दो हाथों से लिखने लगा था क्योंकि ये अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहा था। इसके बाद इसी तरीके से कुछ दिन और बीत जाते हैं जिसके बाद शुरू होता है नया सेमेस्टर। यानी लोगों से कहता है कि मौज बहुत काट ली, अब यहाँ से नया सेमेस्टर शुरू होगा। यानी लोगों से कहता है कि तुम्हारी आंखों के सामने ये जो बैम्बू स्लिप्स रखी हुई हैं इनके अंदर टेक्स्ट बुक है इस सेमेस्टर्स की, इन सब के अंदर कई सारे
टाइप्स की हर्ब्स जो कि हेवनली डोमेन के अंदर मिलती है और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पे जो डिसाइपल्स थे इतनी सभी स्लिप्स को देख के इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। यानी लोगों से कहता है कि इसके अंदर टोटल 480 बिलियन हर्ब्स हैं। 480 बिलियन के अंदर जानते हो कितने जीरो होते हैं? 10, और ऊपर से 3 अंक और जोड़ दो 480 वाले। इसलिए इनकी आंखें बड़ी हो रही थी। हालांकि यानी लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ लिखने विखने की जरूरत नहीं है, ना ही कॉपी वॉपी करना है। जैसे इन्हें चैन की सांस आती है कि चलो भाई जिंदा बच गए। लेकिन तभी यान कहता है कि अगले 10 सालों के अंदर तुम्हें इन्हें याद करना है, दिल और जहन के अंदर घुसा के, कि मैं कोई हर्ब का नाम ले लूं तो तुम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ऐसे बोलो इससे चुगलिया करते हो। तो फिर इनकी जो सांस थी वो एकदम चीख में बदल जाती है, मुंह से थूक फेंक देते हैं। ये भाई चैन से हक नहीं पाएंगे, याद करते करते इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। 480 बिलियन हर्ब्स, इतने तो इंसान नहीं है दुनिया में, 8 ही बिलियन है सिर्फ अभी तक। इन लोगों को लग रहा था कि चलो इतना मैं झेल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये लोग यान से पूछते हैं कि बस इतना ही ना मास्टर यान, आगे कुछ तो नहीं है ना? यानी लोगों से कहता है कि तुम्हारी सेकंड क्लास भी यहाँ पे शुरू होगी जो कि है एल्केमी। यानी लोगों को बताता है कि जैसे जैसे तुम लोग स्ट्रॉन्ग होते जाओगे वैसे वैसे तुम लोग इन हर्ब्स को और भी जल्दी जल्दी ईज करते जाओगे। एल्केमी काफी ज्यादा लंबी प्रोसेस वाली चीज होती है, इसलिए बेसब्र होने की जरूरत नहीं है। यानी ये भी बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ कुछ ही टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि यहाँ पे 5th ग्रेड के एल्केमिस्ट बन जाते हैं, भले ही वो लोग यहाँ पे पूरी लगन के साथ सालों साल पढ़ाई क्यों ना करें। एल्केमिस्ट काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बंदे होते हैं एमएलए डोमेन के अंदर और भी कई सारे डोमेन्स के अंदर, यहाँ तक कि जुआनजाओ कॉन्टिनेंट के अंदर उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन समझा जाता है। यानी ये भी बताता है कि फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट की जो कमाई और वेल्थ अमीरी होती है वो किसी ग्रेट नेशन के बराबर की होती है। आसान शब्दों में एक अच्छे खासे डॉक्टर की इनकम जो है वो यूएसए की जीडीपी के बराबर, जो कि लगभग कुछ 30.50 ट्रिलियन के बराबर है। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं सच में इतना ज्यादा पैसा, फिर तो मैं यही बनूंगा। यानी ये भी बताता है, लेकिन उन्हें अक्सर कमजोर समझा जाता है, यहाँ कि उनमें से कुछ को तो फाइट भी करना नहीं आता है, इसलिए वो सिर्फ दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर बनाते हैं। आगे से ये लोग कहते हैं फक, बिल्कुल प्रोग्रामर की तरह जो कि दूसरे लोग के लिए चैट सिस्टम बनाता है। यानी लोगों को बताता है कि फ्यूचर में वो इन लोगों को सिखाएगा कि हर्ब्स को कैसे उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं और उन्हें कैसे पहचानते हैं और उन्हें मिलाने से क्या इफेक्ट होता है और उनका क्या जानकारी रहती है। और इन सभी लेसन के दौरान वो उनमें से हर किसी को अकेले अकेले पढ़ाएगा। यार उन लोगों से पूछता है रेडी हो ना? सभी लोग आगे से कहते हैं यस बॉस। और इसी तरीके से इमॉर्टैलिटी का नया चैप्टर खुल जाता है यान की गाइडेंस में, और वो बस यही सोच रहा था कि बच्चे इस साल भी कड़ी मेहनत करें, सिर्फ कुछ 2 छोटे डीमंस को छोड़ के जो बाहर जम रहे थे। ये दोनों आगे से स्कूल को देखते हुए कहते हैं कि मुझे भी स्कूल जाना है। मैं कहता हूँ कि ना जाओ, घटिया जगह है, 2 कौड़ी की जगह है वो। खैर इसके बाद ये आर्क यहाँ पे खत्म होता है और नया आर्क शुरू होता है। पत्थर में बताता है कि इस दुनिया में जहाँ पे मैजिक है, इमॉर्टैलिटी है, निंजा से सुपर हीरोज हैं और ये सभी एक साथ रहते हैं, सिस्टम के हिसाब से लड़ाई करते हैं। लेकिन दूर कहीं वीराने में कोई नई चीज जाग उठती है। हम लोग देखते हैं कि एक चर्च में जहाँ पे बिजली कड़क रही थी वहीं पे कई सारे लोग क्रॉस लेके प्रार्थना कर रहे थे। तो हम लोग देखते हैं कॉफिन के अंदर से ड्रैकुला जाग उठता है जो कि वैम्पायर हाई लॉर्ड है और इसका नाम अल्फकार्ड है। हम इसे अल्फा ही बुलाते हैं, वैसे भी इसकी सल्फा जल्दी ही निकल जाएगी। अल्फा उन लोगों से कहता है किसने जगाया भाई मुझे, लंबा सो रहा था, कुंभकर्ण से कंपटीशन हो रहा था मेरा। साइड से एक इंसान हाथ उठाते हुए कहता है मैंने जगाया है भाई आपको, मैं आपको बहुत ज्यादा मानता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। अल्फा आगे से कहता है मगर तुम तो एक इंसान हो, जिसके बाद वो अपनी उंगली उसके अंदर घुसा देता है और उसे एक वैम्पायर के अंदर चेंज कर देता है। और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ ही समय के अंदर ही अर्थ का हर एक एरिया यहाँ पे डेथलेस एंड अनडाइंग पर्सन से भर जाएगा, बेसिकली वैम्पायर्स। और ऑथर हम लोगों को बताता है कि इसी तरीके से दुनिया के किसी कोने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज पैदा हुई, इसके बारे में एकेडमीज और सुपर हीरो अलायंस को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद हीरो अलायंस सिटी को दोबारा रीस्टोर कर लेता है और वो लोग यहाँ पे दोबारा ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए एडमिशन ओपन कर देते हैं हर एक अकेडमी के लिए, यानी कि दोबारा होगा मौत का नंगा नाच। इसके बाद हम लोग सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि चलो हरामोन, कम से कम यहाँ पे सिटी को दोबारा रिपेयर कर दिया और ग्रेजुएशन के लिए सब कुछ ओपन कर दिया है। साला मैं 20 सालों से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, इस बार ऐसा लगता है कि सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाऊंगा। साइड से एक लड़की अपना लेटर पढ़ के बताती है कि हमारा एग्जामिनर इस बार यहाँ पे ब्लैक रोब्ड सुपर ह्यूमन है, दी यानसन। इस पर सुपरमैन इंस्टीट्यूट का स्क्वाड लीडर आगे से कहता है वी आर फक्ड अप। फिर इसके बाद अगला सीन हमारी एकेडमी का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू हो जाता है। हम इन सब लोगों को दोबारा देखते हैं जिनको हमने पहले भी देखा था, इसलिए सब कुछ देजा वू जैसा फील हो रहा है। सभी लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए चीयर कर रहे थे और मैं आगे से पूछती है कि इस बार हमारा एग्जामिनर कौन होगा। इस पे लैंडमिन आगे से कहता है अगर मास्टर नहीं है तो फिर हम लोग पक्का पास हो जाएंगे। हम लोग स्क्वाड लीडर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है हमारे तो लगे पड़े हैं ना, हमारी तो हलक में अटकी हुई है। हम लोग देखते हैं कि इन लोगों के लिए एग्जामिनर बन के यहाँ पे लाइन आई हुई थी जो कि उन लोगों से कहती है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया है तुम लोगों से मिले हुए। लाइन लोगों से कहती है कि कमर टाइट कर लो, मैं हूँ तुम्हारे एग्जामिनर इस बार और मैं घूसे सीधा पीठ पे ही मारती हूँ। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि कौन कौन से एकेडमी के लिए कौन कौन सा टीचर भेजा गया है उनके एग्जामिनर के रूप में। निंजा एकेडमी का पाला पड़ता है एस्ट्रोमैन के साथ, ये पक्का फेल होंगे। वहीं पे विजार्ड एकेडमी का पाला पड़ता है रेनबो रेंजर्स के साथ में जो कि आगे से ग्रीन टोटो टॉयज को भेजते हैं जो कि इस समय बॉर्नर रूप में था। और एज वी नो द फक्ड अप टीम सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट जिसका पाला सीधा यान से ही पड़ा था। अब देखते हैं कि कौन सी एकेडमी कौन जीत पाती है। हम लोग यान को देखते हैं जो कि दोबारा अपने उसी स्टेडियम में आ गया था जहाँ पे उसकी टीम थी। चंगो आगे से पूछता है कि आप तो यहाँ पे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूट के साथ टेस्टिंग के लिए गए थे ना, आप यहाँ पे कैसे आ गए? यान आगे से बताता है मैंने अपना साइड वहाँ पे छोड़ दिया है, वो सब कुछ देख लेगा। ये लोग जैसे ही यहाँ पे लैंड को देखते हैं तो आगे से खुशी के मारे बौखला जाते हैं। ये कहते हैं कि हम तो पक्का पास हो जाएंगे इस बार। लेकिन हम लोग साउलू को देखते हैं और उसके पसीने छूट गए थे। साउलू पूछती है कि रूल्स क्या है इस बार। लैंड आगे से बताते हैं कि तुम लोग पहले यहाँ पे पावरफुल एकेडमी मान ली गए हो तो रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है, अगर 10 मिनट के अंदर तुम मेरे चेहरे के ऊपर हिट मार देते हो तो फिर तुम ग्रेजुएट हो गए। साउलू पूछती है शुरू करें। लैंड आगे से कहती है ऑफ कोर्स। और
और पलक झपकते ही सालो यहाँ पे लैन के ऊपर जोरदार अटैक कर देती है, लेकिन लैन उसके अटैक को रोक लेती है और उससे कहती है कि जैसा कि उसके स्टूडेंट से सोचा था, तुम ही सबसे ज्यादा टफ हो। मिला ये एक टेस्ट मैच है, लेकिन तुमने सच में मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश की। इससे तो सालो भी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चला। हम लोग सालो को देखते हैं तो ये अपनी शॉट भी छुड़वा नहीं पा रही थी। जियाओ आगे से कहता है कैसी ताकत है ये भाई। मैं हम लोगों को बताती है कि यहाँ पे लैन ने अपना पावर अप कर लिया, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे पीक की रिफाइनिंग लेवल तक पहुंच चुकी है। इसके बाद लैन यहाँ पे सालो की शॉट छोड़ती है और उसे कहती है कि ये भी लो, ये मैं मिठाई के तौर पे लेके आई थी। जिसके बाद वो सालो के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से हमला करती है। सालो जल्दी से साइड हटती है और उस एनर्जी बीम को डॉज करती है और वो सीधा जाके स्टेडियम में लगने वाली थी, लेकिन लैन उसे कंट्रोल करते हुए उसे दोबारा घुमा देती है इन बच्चों के ऊपर, जिससे इनकी चीख निकल जाती है। आगे से कहते हैं कि ये कुछ फेमिलियर जैसा क्यों लग रहा है। इसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। हम लोग देखते हैं कि जियाओ इस धमाके से बचने के लिए अपने पास निकालता है प्रोटेक्शन चार्म, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, वो भी 8 वो आगे से कांपते हुए कहता है कि साला मैं अलायंस में इसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, बच्चों के ऊपर जुल्म है ये। ऑडियंस आगे से कहती है कि हम लोग जिंदा बच गए। तो फिर हमें पता चलता है कि यान ने अपनी शॉट्स का इस्तेमाल किया था धमाके को ब्लॉक करने के लिए। लैन उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है साला और प्रोटेक्टिव रहेगा, ऐसा लगता है कि मैं लोगों की जान ही ले लूंगी। इसके बाद हम लोग सालो को देखते हैं और ये वही काम करती है जिसमें ये फेमस है, दी हेवनली अरे फॉर्मेशन, जिससे इसकी पावर बढ़ जाएगी। लैन आगे से कहती है लाओ भाई लाओ, मैं इसी चीज का इंतजार कर रही थी। तो फिर सालो जैसे ही पावर अप होती है वो डायरेक्ट लैन के ऊपर हमला कर देती है और लैन भी आगे से हमला कर देती है। वह पे लैन इस समय सालो के ऊपर भारी पड़ रही थी और वो उसके मुंह के ऊपर अपना जूता दे मारती है। इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे फॉर्मेशन के होने के बावजूद लैन यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। हम लोग लैन को देखते हैं जो कि इस समय फुल मौज पे थी और वो लाते घुमाते हुए सालो के ऊपर धड़ाम धड़ूम से मारे ही जा रही थी। सालो लैन के ऊपर यहाँ पे पाम अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लैन उसे आसानी के साथ डॉज करती है और उसे कहती है कि ये काफी ज्यादा करीबी मामला था, लेकिन इतना भी नहीं। इधर हम लोग दूसरी साइड पे देखते हैं जहाँ पे वो ड्रैकुला जिंदा हुआ था, तो ये किसी प्रिजन के अंदर गया था जहाँ पे शायद कोई ऐसा रंग का विलन कैद था। इतना ही बताया ऑथर ने। इधर हम लोग एकेडमी वाले सीन पे दोबारा आ जाते हैं। हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आगे से लैन की और सालो के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। वहीं पे वो सालो के लिए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की बेइज्जती कराने की। इसके बाद वो आगे से कचरा वचड़ा जो भी था उसे फेंकने लगते हैं। ये कहते हुए ये खा लो अगर तुमने नाश्ता मिस किया हो। ये रन की तरफ मुड़ के देखता है तो ये दोनों दोबारा दीवार के नीचे छुप जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर इसके बाद दोनों यहाँ पे सालो के बारे में बात करने लगते हैं कि वो आसानी के साथ यहाँ पे लैनकी को हरा सकती है अगर वो यहाँ पे शॉर्ट किंग इमॉर्टल पॉलीफॉर्मेशन का इस्तेमाल करे। इस पे आयन आगे से बताती है, लेकिन उस फॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा टाइम और की जरूरत पड़ती है और इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद हम लोग लैन को देखते हैं जो कि सालो के पंचेस को ब्लॉक करते हुए कहती है तुम्हें लग रहा है कि मैं वीक हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे टीचर से हार गई, तो फिर मैं बता दूं कि तुम उसके लेवल के भी आस पास ही नहीं हो। सालो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यही सोचती है कि उसे यहाँ पे कोई ना कोई नया तरीका सोचना ही पड़ेगा लैनकी को हराने के लिए। इसके बाद वो जल्दी से भागते हुए स्टेडियम के ऊपर जाती है और वहाँ से की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। ऑडियंस के साथ साथ लैन भी आगे से यही कहती है कि दोबारा नहीं भाई, हमें बख्श दो इस टेक्निक से, हम देख के उब गए हैं और तबाह होके बचे हैं, बस बख्श कर दो। सालो लैन से कहती है कि ये भले ही यहाँ पे शॉर्ट किंग की मॉडल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके वाले पहले वाले अटैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो लैन से कहती है कि इसको कैसे डॉज करोगे, तो लैन पलक झपकते उसके पीछे जाती है और उसके ऊपर दोनों हाथों से गुद्दा मारते हुए कहती है कि जिसके ऊपर ये इस्तेमाल करना चाहती हो जरा इसका खुद का भी स्वाद सको, और वो सीधा उसे स्टेडियम के नीचे गिरा देती है। और खुद भी नीचे आते हुए सालो से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं होने देने वाली, वो भी इतनी ज्यादा बैड परफॉर्मेंस के साथ में। इसके बाद हम लोग ऑडियंस को देखते हैं और इनकी फटना चालू, क्योंकि वो ड्रैगन जल्दी जल्दी से बड़ा हो रहा था, यानी कि फटने वाला था। हम लोग लैन को देखते हैं जो कि आगे से मैजिक ओवरड्राइव का इस्तेमाल करती है 1000% पावर के साथ में। वहीं पे ये दोनों इस धमाके को बड़े प्यार से देख रही थी। ये कहते हुए मैंने कहा था ना कि ये पक्का गोल्डन कोर हाफ ऑफ स्टेप होगा। सभी लोग आगे से कहते हैं कि सिस्टर लैन यहाँ पे अपना पूरा जोर लगाने वाली है और जिस हरामी ने ये टेक्निक बनाई है ना उसे मेरे सामने लाना देना, नहीं मैं उसको सूली से लटका दूंगा। इसके बाद लैन की सीरियस हो जाती है, जिसके बाद वो सीधा उस गोले के ऊपर हमला कर देती है। सालो को जैसे ही ओपनिंग मिलती है तो वो सीधा सिस्टर लैन के पंच की तरफ आगे बढ़ती है, क्योंकि यैन तो है ना इन लोगों को बचाने के लिए। कर इसके बाद लैन की जो एनर्जी बीम थी वो इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो इजीली यहाँ पे यैन की जो टेक्निक थी उसे न्यूलीफाई कर देती है और पहली बार इन लोगों की यहाँ पे फॉर्मेशन टूट चुकी थी। सालो ने यहाँ पे जो स्नीक अटैक करने की कोशिश की थी वो फेल हो गया था। सालो आगे से कांपते हुए कहती है कि बस थोड़ा सा और क्लोज हम लोग जीत सकते थे, लेकिन लैन इन लोगों को यहाँ पे खुश कर देती है। ये कहते हुए कांग्रेचुलेशन, तुम लोग ग्रेजुएट हो गए। और मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेन डिसाइपल यहाँ पे सिर्फ साउलू ही है, ये दोनों सिर्फ की बैटरीज हैं। इनका काम सिर्फ फॉर्मेशन के अंदर की देने का है और कुछ भी नहीं, सारा काम साउलू करेगी, ये बस की बैटरी बने रहेंगे। ट्रांसलेटर आगे से कहता है कि इस पैनल में कुछ तो गड़बड़ थी, मैंने इसे ठीक कर दिया है, जिसके बाद वो इनके सर के ऊपर रिवर्सल की बैटरी लगा देता है। क्रेडिट यहाँ पे ट्रांसलेटर को जाता है, मुझे नहीं। इसके बाद लैन की अपना हाथ आगे बढ़ाती है साउलू की तरफ, ये कहते हुए तुम ग्रेजुएट हो गई। इसे सभी लोग वहाँ पे खुश हो जाते हैं क्योंकि 20 सालों के बाद कोई अकेडमी यहाँ पे साली ग्रेजुएट हुई थी। ये सभी लोग भी आगे से खुश हो जाते हैं और लैन भी आगे से रोते हुए कहता है कि साला मैं इस जगह पे किंडरगार्टन के टाइम से था, कम से कम 10 साल, आखिरकार मैं यहाँ पे ग्रेजुएट होकर अब जा सकता हूँ। सालो यहाँ पे लैन से कहती है लेकिन हमने तो तुम्हारा चेहरा छुआ ही नहीं। लैन उसे कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया मेरा अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने के लिए। इसका मतलब यही है कि तुम ग्रेजुएशन के लिए रेडी हो। तुम चारों मिलकर यहाँ पे किसी भी प्रोफेशनल हीरो को हरा सकती हो जब तक वो टॉप 10 के अंदर ना हो। लेकिन अगर तुम लोगों को गोल यहाँ पे टॉप 10 हीरो के अंदर बनने का है तो फिर थोड़ा सा और कड़ी मेहनत करो, नहीं तो इसी तरीके से मुंह की खाओगे। और वो जाते हुए इन लोगों से कहती है वैसे भी तुम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन सीख रहे हो, साला हजारों साल लगेंगे तुम्हें, और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इसके बाद जाके हमारे कुछ गरीब लोग यहाँ पे आखिरकार ग्रेजुएट हो जाते हैं। हालांकि वो सभी यही सोच रहे थे कि सिस्टर लैन जो कि यहाँ पे एक नंबर की सन की औरत है, जो कि यहाँ पे कायदे कानून को काफी ज्यादा मानती है, वो कैसे यहाँ पे इन लोगों को आसानी के साथ ग्रेजुएट होने दे सकती है। अगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग सक्सेसफुली यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाते हैं और लोगों के पास इनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी आ
जाता है। ये इसे देख के खुश हो ही रहते कि तभी यान इनसे इनके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट छीन लेता है। ये कहते हुए ये मैं रख लेता हूँ, जब तक तुम इमॉर्टल नहीं बन जाते तब तक ये मेरे पास रहेंगे। जिस पे इनके आंसू निकल जाते हैं कि इतने सालों की मेहनत के बाद फल मिला तो मिला, लेकिन उसी पल किसी ने छीन लिया। हाथ को आया मुंह न लगाया। जियो आगे से रोते हुए कहता है कि पता नहीं कितने हजारों लाखों साल लग जाएंगे हमें यहाँ पे इमॉर्टल बनने में। सालों आगे से कहती है इन सभी चीजों के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। उसने पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला गोल पूरा कर लिया और अगला गोल यहाँ पे इमॉर्टैलिटी है। फिर इसके बाद में बाकी लोगों के बारे में बताया जाता है कि निंजा एकेडमी और मैजिक एकेडमी दोनों ही बुरी तरीके से फेल हो गई और यहाँ पे जो सुपर ह्यूमन एकेडमी थी इन लोगों ने सरेंडर ही कर दिया था। ये कहते हुए कि हम नहीं भिड़ने वाले इस हरामी से। इसके बाद लोग दोबारा अपने इमॉर्टल स्कूल में आ जाते हैं जहाँ पे इनकी नई शुरुआत होती है नए सेमेस्टर के साथ में, जो कि 10,000 सालों के लिए चलने वाला है। यहाँ हम 6 में उब जाते हैं, ये 10,000 चलेंगे। खैर यानी लोगों को बताता है कि यहाँ पे एल्केमिस्ट बनने के लिए तुम्हें सिर्फ हर्ब्स को पहचानना, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे उन्हें उगाया कैसे जाता है। जब तुम मेडिकल हर्ब की तरफ देखते हो तो फिर तुम्हें उसकी एज, कलर, हर किसी चीज के बारे में पता होना चाहिए। वह ये सभी लोग भाई हल चला रहे थे खेती के लिए। इसके बाद यान की नजर दो लड़कियों के ऊपर पड़ती है और यान उनको कमर से उठाता है और उठा के बाहर फेंक देता है, क्योंकि ये दोनों असल में एन और लिंगलिंग थी। जो आगे से पूछता है कि ये दो नमूने कौन थे भाई और ये हमारी तरह यहाँ पे नौटंकी क्यों कर रहे थे। यान आगे से कहता है मुझे थोड़ी ना पता है साले ये कौन थे। इसके बाद हम लोग सेन को देखते हैं और ये मेंग की तरह दिखती है, लेकिन असल में ये सेन है। हेयर स्टाइल से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि सेन के पास जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन एल्केमी के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। दीदी ने पहली बार ट्राई किया और ये पहली बार में यहाँ पे प्लांट को सक्सेसफुली उगा भी ली, यानी खेतीबाड़ी का टैलेंट है। सेन यहाँ पे ये भी बताती है कि उसने यहाँ पे जो भी कुल हजारों हर्ब के आसपास उन्हें पढ़ा है उसे अच्छे से याद है कि उन्हें उगाया कैसे जाता है, या तक कि वो बिना पढ़े भी उन्हें उगा सकती है। जो आगे से कहता है ये होता है टैलेंट जिससे हम लोग जल रहे हैं। इसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो कि प्लांट किलर के नाम से फेमस हैं। ये जितने उखाड़ेंगे इन्हें उससे ज्यादा इन लोगों ने पेड़ मार दिए हैं। फिर इसके बाद ये लोग 110 प्लांट ऐसे ही लगाते हैं और तब कहीं जाके 111वें पे ये लोग सक्सेसफुली एक प्लांट उगा पाते हैं। इसके लिए ये लोग उसके सामने पूजा और तंत्र मंत्र करने लगते हैं कि भैया दोबारा सूख न जाना, नहीं मैं चोक ले जाएगी। भैया इनकी तरफ देख के कहता है चलो बढ़िया है, सीख रहे हैं। लेकिन जब उसकी नजर मेंग के ऊपर पड़ती है तो वो थोड़ा बहुत परेशान थे, जिससे यान भी हैरान होता है कि इसे क्या चाहिए। हमें पता चलता है कि मेंग इसीलिए परेशान थे क्योंकि कुछ दिनों बाद उसका बर्थडे जो था, और मुझे नहीं पता कि लड़कियों के समाज में इस डे का क्या मतलब होता है, लेकिन लड़कों के समाज में ये मतलब होता है जेम ढीली होगी, पिछवाड़े पे लाते पड़ेंगी, और उस दिन अगर तुम ना नहाए हो तो भी तुम्हारा अभिषेक केक के साथ किया जाता है। लेकिन लौंडे केक खाते नहीं है, फेंक के मारते हैं। हम लोग देखते हैं कि मेंग का बर्थडे काफी ज्यादा अच्छा जा रहा था। वो भले ही खुश नहीं थे, लेकिन उसके क्लासमेट काफी ज्यादा खुश थे। ये भाई मेंग के बर्थडे को अपने बर्थडे समझ के एंजॉय कर रहे थे। ये कहते हैं कि पार्टी टाइम, और मेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि मेंग से पूछना चाहता था कि वो इस साल कितने साल की होंगी, तो दूसरा उसका मुंह बंद कर देता है। ये कहते हुए कि ये पूछने की गुस्ताखी भी ना करना, पिछली बार यहाँ पे चंगू ने साउलू से यहाँ पे उसकी उम्र पूछ ली थी, बेचारे को टॉयलेट में ले जाके पिला गया था। मेंग आगे से कहती है कि मेरा बर्थडे एक अच्छा दिन होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ लोगों के मुंह के ऊपर 2-3 घूंसे मारने का मन कर रहा है। साला मुझे बर्थडे पसंद नहीं है। हमें बताया जाता है कि बर्थडे काफी ज्यादा नॉर्मली खुशी का रिचुअल माने जाते हैं, लेकिन इमॉर्टल क्लास के अंदर लड़कियों के लिए ये किसी पाप से बड़ा काम नहीं है। सोलो चंगू से पूछती है कि तुमने मास्टर को नहीं इनवाइट किया, तो चंगू आगे से बताता है कि उसने किया था, शायद से मास्टर किसी ट्रिप पे गए हुए हो। उस टाइम पे कोई दरवाजा खटखटाता है तो मेंग को ऐसा लगता है कि वो यान है, तो वो भागते हुए दरवाजा खोलती है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये लोग आए हुए थे। जब मेंग से हैप्पी बर्थडे कहते हैं, लेकिन मेंग इनसे कहती है फक ऑफ। तो फिर ये लोग मेंग को उसके बर्थडे गिफ्ट देते हैं और भागते हुए अंदर चले जाते हैं। ये कहते हैं पार्टी पार्टी पार्टी। लेकिन जब स्क्वाड लीडर अंदर जाके देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि निंजा एकेडमी का लीडर और साथ ही में मैजिक एकेडमी के लीडर दोनों ही वहाँ पे हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे आए। वो दोनों उसे कहते हैं कि कहते हैं हम जल्दी नहीं आए हैं, तू लेट है। इसके बाद चिल्लाते हुए कहते हैं कि दारू लाओ दारू, फोटो खींचो, नाचो साला। और इसी तरीके से यहाँ पे कई सारे हीरोज आए, लैंड भी आए और बाकी सभी हीरोज भी आए, टॉप 10 वाले भी। लेकिन यान अभी तक नहीं आया था, इसलिए मैं केक लेती है और वो यान के पास खुद ही जाती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि यान वापस आ चुका है, इसलिए वो केक रख के जाने वाली थी। लेकिन तभी उसकी नजर यान के ऊपर पड़ती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यान अपने पास अपनी शॉट को उठाता है और वो उसको मेंग को दे देता है। ये कहते हुए कि मेरे साथ चलो। यान मेंग को अपने साथ बाहर लेके आता है। मेंग उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, तो यान उसे किस भी नहीं कहता है और उसे कहता है रेडी हो ना। मेंग उसे पूछती है किस चीज के लिए। इसके बाद यान उसे पकड़ता है और पलक झपकते ही उसे मून पे ले आता है। मेंग आगे से चीखते हुए कहती है कि बिना ऑक्सीजन और बर्फ के मारे जम के मर जाऊंगी मैं यहाँ पे। यान उसे कहता है नहीं मरोगे यार, मैं इंश्योरेंस लेके आया हूँ मून पे। इसके बाद वो मेंग को बताता है कि वो उसको यहाँ पे घुमाने के लिए नहीं बल्कि एक खास टेक्निक सिखाने के लिए लाया है, जो कि तेंजिन क्लैन की काफी ज्यादा यूनिक टेक्निक है। वो मेंग से कहता है कि अच्छे से देखना, मैं सिर्फ एक ही बार इसे परफॉर्म करूंगा। इसके बाद यान वहाँ पे शॉर्ट कल्टीवेशन का यूज करता है और मेंग को बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में हर कोई एक प्रोफेशनल किलर की तरह होता है। वो ना ही कोई अल्केमी प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई मैजिक। वो यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि इमॉर्टल कल्टीवेशन का होता है, जो एक ऑर्डिनरी इमॉर्टल के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग होता है। और जब वो लोग यहाँ पे इस शॉर्ट लिमिट को काफी अच्छे से कंप्रीहेंड कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं, फिर वो किसी को भी मार सकते हैं अपनी आंखें बंद करके, भले वो दूरी 1 लाख की हो, 2 लाख की हो या फिर मिलियंस ऑफ डिस्टेंस ही क्यों ना हो। या तक कि उनकी जो डिवाइन सेंस होती है वो दूसरे लोगों के अटैक्स को भी काफी अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकती है और एनिमी के मूवमेंट को भी, इसलिए अच्छे से देखना। इसके बाद यान यहाँ पे अपनी एक शॉट को स्विंग करता है तो हम लोग देखते हैं कि इसका फोकस सबसे पहले अर्थ पे जाता है, अर्थ पे जाने के बाद सिटी पे जाता है और सिटी पे जाने के बाद एक मच्छर पे जाता है। वो सभी स्लैशेस यहाँ पे मच्छर के ऊपर पड़ते हैं तो मच्छर की पहले बॉडी कटती है। इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स थे वो कटते हैं। सेल्स कटने के बाद उसके अंदर की जो जीन चेन थी वो कटते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सब एटॉमिक लेवल पे। सब एटॉमिक लेवल उसे कहते हैं जब यहाँ पे एटम्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हिंदी वालों के लिए परमाणु।
करूँ। थोड़ी सी जानकारी के लिए और बता दो कि यान का जो स्लैश है वो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के लेवल पे आ चुका है। अब इसके आगे से कोई भी नहीं काट सकता है, फिर तो जीवन ही खत्म है। और इस अटैक की वजह से सिटी के अंदर जो भी मच्छर थे वो सभी मारे जाते हैं। हम इन दोनों को देखते हैं आगे से चीखते हुए कहते हैं कि ये कैसी टेक्निक है भाई। वहाँ पे मैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यान उसे समझाता है कि जब तुम स्वॉर्ड कल्टीवेशन की परफेक्शन स्टेज पे पहुंच जाओगी तो फिर तुम एक सिंपल सी स्वॉर्ड स्विंग के साथ पूरे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो, और इसी को ही स्वॉर्ड कल्टीवेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंग को ये भी बताता है कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन यहाँ पे स्वॉर्ड की स्वॉर्ड पावर, स्वॉर्ड इंटेंट, स्वॉर्ड डोमेन एंड स्वॉर्ड पाथ के ऊपर क्लासिफाइड है। इससे जैसे वो इन्हें सीखती जाएगी उसकी स्वॉर्ड और ज्यादा शार्प होती जाएगी। यान उसे कहता है कि उसका कंप्रिहेंशन लेवल काफी ज्यादा अच्छा और उसके पास टैलेंट भी है, इसीलिए वो इस टेक्निक को काफी अच्छे से सीख सकती है। इसके बाद यान अपनी स्वॉर्ड और जो टेक्निक थी वो यहाँ पे मैंग को दे देता है। मैंग उसे कहती भी है, लेकिन यान उसे कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, वो रख सकती है। इसके बाद यान जाते हुए उसे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे कहता है और यही था यान की तरफ से मैंग के लिए गिफ्ट। इसके बाद हम लोग न्यूज रिकॉर्ड देखते हैं जहाँ पे बताया जा रहा था कि पता नहीं अचानक से दुनिया के जो भी मस्कीटो थे वो सभी इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि क्या कहते हैं भाई जो गायब हो जाता है उसे विलुप्त हो गए हैं। और साइंटिस्ट को अभी तक पता नहीं चला है कि इसके पीछे की क्या वजह है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग पार्टी करने के लिए आए थे तो ये बाहर का माल काट रहे थे, लेकिन हम लोग मैंग को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हिल चुकी थी। यही सोच रहे थे कि इस टेक्निक को कैसे सीखेगी। इसके बाद हम लोग अल्फा और उसकी पूरे क्लैन को देखते हैं और ये सभी जो आ रहा था इनके सामने वो उसको पेलते जा रहे थे। जो दिखता है उसे भाई अपना वैम्पायर क्लैन में हासिल कर लेते और जो हीरो दिखता है उसे दबोच देते। कुछ वैम्पायर्स आगे से कहते हैं कि ये है गॉड लेवल के हीरोज, ये तो सारा कचड़े हैं कचड़े। ये लोग आगे से हंसते हुए ये कह रहे थे कि इस तरीके से तो हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसी टाइम पे कोई इन लोगों से कहता है कि यार मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, दी लॉर्ड ड्रेक यानी कि अल्फा। ट्रांसलेटर चेंज हो गया तो नाम चेंज कर दिए सालों ने। यार अल्फा अपना सर उठा के ऊपर देखता है, ये कहते हुए कौन है वे। तो फिर हम लोग काले लिबास में दो लोंडों को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही ब्रेव हो भाई, जो कि इस दुनिया में आने के बाद सीधा विलन का काम करने लगे। अल्फा आगे से पूछता है कि तुम हो कौन भाई, जिसपे उसका दूसरा साथी कहता है कि ये तो हमारे बारे में पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। जिसपे ये आंख वाला बंदा आगे से कहता है कि अब समय आ चुका है तुम जैसे कमीनों को एक दूसरी दुनिया दिखाने का। इसके बाद हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि जाग उठता है। तो पिंक रेंजर उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम उठ क्यों गए। ये लोग भाई कॉस्ट्यूम में सोते हैं कि आप नहीं, अबे कंफर्टेबल कैसे होगे फिर। हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं, वो आगे से बताता है कि मुझे कुछ जाना पहचाना सा फील हो रहा है, कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद हमें एक बार यान की शक्ल दिखाई जाती है कि यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, जिसके बाद हम इन दोनों पे आ जाते हैं जो कि यान की पिछले टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे कि यान ने यहाँ पे बस एक 100 टेक्निक के साथ ही पूरी मच्छर जाति को ही गायब कर दिया। लेकिन तभी इन्हें महसूस होता है कि साला ये पूरा दिन का उजाला है लेकिन कोई भी शहर के अंदर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। लेकिन उसी टाइम पे लोगों के सामने एक रोबोट सा कुछ तो आ जाता है जो कि दिखने में डायनासोर जैसा लग रहा था। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं तो ये किसी एनिमे का रेफरेंस है जो कि जापान में आता है। पावर रेंजर्स की तरह ही ये गोली की तरह रहते हैं, लेकिन ये गोली से ही ट्रांसफॉर्म होकर एक ड्रैगन या फिर कोई जानवर का रूप ले लेते हैं, जस्ट लाइक मेगाजॉर्ड्स। मैंने ये शो कभी भी नहीं देखा तो फिर तुमने भी नहीं देखा होगा। ये दोनों उस अजीब से जानवर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये छोटा सा जानवर कौन है भाई। अब मैं तुम्हें बता दूं तो ये मेगाजॉर्ड के ही नाजायज भाई हैं। सगे मैं कह नहीं सकता क्योंकि रोबोट्स के पास डीएनए और खून नहीं होता है। करे क्रोकोडाइल भैया यहाँ पे एन ऑर्डलिंग से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड से आए हो जो कि एसएस लेवल का खतरा है। ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, ये हमारे साथ क्या करने वाला है। करे रोबोट उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों अंडर अरेस्ट हो। एनो से कहती है अगर तुम्हें समझ में आती है कि इंसानी भाषा क्या है तो फिर तुम पहले कौन हो। इस पे ये भाई साहब आगे से कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। इसके बाद आगे से ट्रांसफॉर्म होता है और ट्रांसफॉर्म होकर इस बड़े से मेगाजॉर्ड के अंदर बदल जाता है। पहले ये बड़मुल्ले का सिर्फ 1 मीटर का था यानी कि 3 फीट, अब ये 15 मीटर का हो गया है। खैर इसके बाद हमें यहाँ पे नाम बताया जाता है, जैसा कि मैंने मेगाजॉर्ड का नाम बताया था कि ये सुपर एशियंट हीरो हैं और इनका नाम है #003। हम इसे नंबर 3 बुलाएंगे अच्छी शब्दावली के लिए ताकि मेरी जबान मुड़े नहीं। इधर हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से तिल मिलाने लगता है। ये लोगों से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ भाई, चीटी ने मुंह दिया क्या तुम्हारे सूट के अंदर। तो मेगाजॉर्ड आगे से बताता है नहीं, वो साले कमीने वापस आ गए हैं उधम मचाने के लिए। इधर हम लोग हीरो अलायंस को देखते हैं और यहाँ पे भी बता दिया जाता है कि काफी ज्यादा हाई एनर्जी सिटी के अंदर देखी गई है। इससे यहाँ पे प्रेसिडेंट को समझ में आ जाता है कि ये किसी सुपर एशियंट हीरो की हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक कम था तो फिर एक और आ जाता है। ये दोनों मिलकर उसकी तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ पे नीला वाला आया था, इसका नाम नहीं पता अभी तक। लेकिन ये नंबर 3 से पूछता है कि तुम्हें मेरी जरूरत चाहिए क्या। तो नंबर 3 आगे से कहता है नहीं चाहिए। इसके बाद नंबर 3 अपने हाथ को आगे करता है तो ये दोनों हैरान हो जाती हैं। लेकिन नंबर 3 ने यहाँ पे ये हाथ हाई फाई के लिए नहीं उठाया था, वो इसके अंदर से निकालता है न्यूक्लियर पावर फ्यूजन ब्लास्ट। इससे वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और पूरी सिटी इसके चपेट में आ जाती है। प्रेसिडेंट आगे से कहता है ये मरवाएंगे साला, साला खर्चा मेरा यहाँ पे सिटी बनवाने में जा रहा है। फिर इस धमाके की वजह से पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। ये वाला भूकंप यहाँ तक कि यान के ऊपर वाली दुनिया पे भी आता है जहाँ पे ये लोग टहलते घूमते हैं। ये सभी आगे से कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। यान उन लोगों से कहता है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपनी खेती जारी रखो। हमें पता चलता है कि नंबर 3 ने यहाँ पे जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था ये किसी नॉर्मल न्यूक्लियर ब्लास्ट की तरह नहीं है कि धमाके होंगे सिटी डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी धमाका नहीं हुआ था। बस सिटी के चारों तरफ पूरी सिटी सफेद हो गई थी, बिल्कुल एक पेपर की तरह। पिंक रेंजर यहाँ पे मेगाजॉर्ड से पूछती है कि ये कैसी पावर है भाई। तो मेगाजॉर्ड हम लोगों को बताता है कि ये नंबर 3 का न्यूक्लियर पावर रिस्ट्रिक्टेड फील्ड पावर है। इस टेक्निक के अंदर हाई डेंसिटी के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता तो है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ स्पेस को क्रैश करता है जिससे पूरा सरफेस एक फ्लैट पेपर की तरह हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो धमाका यहाँ पे नंबर 3 ने किया था और उसकी चपेट में जितनी भी चीजें आई थी वो सभी एक पेपर के अंदर बदल जाती हैं, जो कि नंबर 3 की एक यूनिक पावर ऑफ लॉ है। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पे दोनों स्पेसेस को आपस में क्रैश करके डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि यान उस स्पेस को तोड़ते हुए बाहर निकल आती है, ये कहते हुए कि ये स्पेस मुझे रोक के नहीं रख सकता। इसके बाद वो नंबर 3 के मुंह के ऊपर एक लात मारती है जिससे वो दूर जाके गिरता है और ये नीला वाला उसे कहता है कि मैंने कहा था कि सावधान रहो, ये
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर हम लोग एन को देखते हैं जिसकी बुद्धि गर्म हो रही थी इन सभी चीजों से, वो बस खुशी खुशी यहाँ पे जीना चाहते हैं। हम लोग नंबर 3 को देखते हैं जो कि आगे से कहता है काफी अच्छा अटैक था। जिसके बाद हम इनके और भी रिश्तेदारों को देखते हैं। ये पर्पल वाली लड़की आगे से कहती है, ये पर्पल वाली मेगाजॉर्ड लड़की आगे से कहती है कि नंबर 3 से हैंडल कर लेगा, तो दूसरा वाला आगे से कहता है कर लेगा, उसने पहले भी ये सब कुछ किया है। इसके बाद हम लोग अल्फा को देखते हैं और इन लोगों ने अल्फा को बांध बूंद के एक ट्यूब के अंदर कैद कर दिया था। ये लोग इससे पूछताछ कर रहे थे लेकिन ये कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था। तो ऑरेंज वाला आगे से कहता है मार दो साले को, वैसे भी इसका यहाँ पे होना ना होना किसी चीज से लेना देना नहीं है। जिसपे बेचारे अल्फा की चीख निकल जाती है। वो आगे से कहता है ये ठूठा हटाओगे तभी तो कुछ बोलूंगा ना भाई, ऐसे ही फैसला कर ही दे रहे हो, मार दो काट दो। खैर हम लोग एन और नंबर 3 को देखते हैं और ये आपस में भिड़ने वाले थे। नंबर 3 आगे से यहाँ पे डायमेंशन एबिलिटी 4 डायमेंशन केज का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे 4 डायमेंशन खुलते हैं जो आपस में ही मिलने का बढ़ने लगते हैं। आसान शब्दों में 4 दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं और आपस में ही टकराने की वजह से उसमें खींची जा रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और इस डायमेंशन के अंदर इन लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। नंबर 3 इन लोगों से कहता है कैसा फील हो रहा है भाई, तुम दोनों यहाँ पे नए मॉन्स्टर किंग्स हो लेकिन तुम पहले वालों के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इस डायमेंशन फील्ड के अंदर तुम्हारे दिमाग, इंटरनल ऑर्गन सभी एक झटके के अंदर ही टुकड़ों में पीस हो जाएंगे। लेकिन तुम दोनों अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से सही सलामत, तो ये दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैं तुम्हारी पावर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता हूँ। उसी टाइम पे नीला वाला इसके मुंह के ऊपर पत्थर देख के मारता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है गधे किससे बात कर रहा है तू इतनी देर से, अपने सामने तो देख। इसमें नंबर 3 जब उसकी तरफ देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसने जो डायमेंशन के अंदर कैद किया था वो सिर्फ सैंडोल्स थी, यानी कि वो दोनों नंबर 3 को चूना लगा गई। नंबर 3 आगे से चिढ़ते हुए कहता है कि उसने तो कहा था कि वो मुझसे लड़ाई करना चाहती है, उसने मुझे धोखा दिया। हम लोग एन को देखते हैं जो कि आगे से कहती है मुझे ये लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन वो नंबर 3 मुझसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ था। फिर इसके बाद लिंग आगे से पूछती है कि हम आगे क्या करेंगे, तो एन आगे से कहती है कि हम पहले खुद को यहाँ पे सेव करेंगे, इसके बाद बदला लेंगे, अभी के लिए हम उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग होंगे तब दोबारा आएंगे पंगा लेने के लिए और तब हरा देंगे इन्हें। इसके बाद हम लोग नंबर 3 को देखते हैं जो आगे से रोते हुए कहता है कि साला मेरा प्रोग्रामिंग यहाँ पे किसी ऐसे बंदे ने की है जिसका IQ 120 था, इसलिए उन कमीनों ने मुझे धोखा दे दिया। नीला वाला उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भी तुम्हारी प्रोग्रामिंग की है वो पक्का माइनस 120 वाला होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वाली बात पूरे शहर के अंदर फैल जाती है कि सुपर एसेंट हीरो से दोबारा जिंदा हो चुके हैं और वो साथ ही में फोन में नंबर 3 का वीडियो भी दिखा रहे थे। इधर हम लोग पावर रेंजर्स को देखते हैं जो कि मेगाजॉर्ड से कहते हैं कि यार तुम्हारे भाई तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मेगाजॉर्ड कहता है कि वो मेरे भाई नहीं है, लेकिन वो लोग ये कह रहे थे कि हाँ वो तुम्हारे भाई नहीं है लेकिन वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो फिर उन्हें एक झटके के अंदर मसल सकता हूँ। उसी टाइम पे मेगाजॉर्ड को कुछ महसूस होता है जिसके बाद वो उड़ते हुए नंबर 3 और नीले वाले के पास चला जाता है। नंबर 3 उससे कहता है भाई काफी ज्यादा टाइम हो गया है आपसे मिले हुए। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कौन बड़ा भाई बे, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। ये दोनों दीवार से लटक के झांक के देख रहे थे, साले गिर जाओगे हड्डी पसली टूट जाएगी तुम्हारी। नंबर 3 मेगाजॉर्ड से कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, 1000 गुना ज्यादा कमजोर जो वो पहले पावरफुल हुआ करता था। कहता कि वो मुश्किल से ही अब यहाँ पे लॉ की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3 उसे चाहे तो वो बस एक छोटी सी उंगली से उसे हरा सकता है। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है हरामियों क्या चाहिए तुम्हें जल्दी से बताओ। इस पे ये लोग मेगाजॉर्ड को बताते हैं कि वो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से है और साथ ही में कोर से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे SSS रैंक का एक क्रिमिनल है, इसलिए ये लोग यहाँ पे मेगाजॉर्ड से पूछना चाहते हैं कि वो कौन है और कहाँ पे रहता है। मेगाजॉर्ड कहता है कि तुम लोगों ने कोर को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने दिया, तो नंबर 3 आगे से कहता है कि कोर यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है लेकिन उसे कोई भी यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इस पे मेगाजॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल कोर भी या इनके बारे में घंटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाया। मेगाजॉर्ड जानबूझ के इन लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता तो देता है लेकिन ना नुकुर वाले तरीके से, और इन्हें धमकी भी देता है कि तुम्हारे बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि उसके साथ पंगा ना लेना, नहीं एक झटके में नंगे घूमोगे। ये लोग कहते हैं कि मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नंबर 3 जाते हुए मेगाजॉर्ड से कहता है कि तुम्हें कोर के पास वापस आ जाना चाहिए, जैसे तुम पावरफुल हो जाओगे, यहाँ तक कि जो पहले पावरफुल थे उससे भी ज्यादा पावरफुल। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि इंसान किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल है, दफा हो जाओ यहाँ से। हम लोग पिंक रेंजर को देखते हैं जो कि इनको बातें करता हुआ देख के एक्साइटेड हो रही थी। ये आगे से कहती है कि ये कितने प्यारे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एस्ट्रोमैन की ट्रैप में फंसी तो फंसी कैसे। ये लोग मेगाजॉर्ड से पूछते हैं कि ये कोर क्या चीज है। मेगाजॉर्ड इन लोगों को बताता है कि कोर एक कंप्यूटर की तरह है जो कि यहाँ पे टाइम और फ्यूचर को देख सकता है, टाइम को कंट्रोल भी कर सकता है, एक कंप्यूटर विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, यानी कि AI। मेगाजॉर्ड ने ये भी बताता है कि कोर यहाँ पे सन से एनर्जी लेता है और इन लोगों को देता है। इस पे ये लोग मेगाजॉर्ड से कहते हैं कि यार तुम तो बड़े अच्छे भाई हो, तुमने अपने दोस्तों को बता दिया कि यान के साथ मंगा ना लेना। मेगाजॉर्ड आगे से कहता है बकवास बंद करो, मैंने जानबूझ के उन्हें बताया ताकि वो जाके लड़े, अगर मैं उनसे ना बताता तो वो ढूंढ ही ना पाते और ना ही लड़ते, अब वो साले मरेंगे, मुझे मजा आएगा। इस पे ये पांचों हैरान होकर कहते हैं कि हमने पक्का किसी सही इंसान को दोस्त बनाया है ना। इसके बाद हम लोग एन के घर को देखते हैं जहाँ पे मॉन्स्टर खाना खा रहे थे, तो एन इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ खाते हो, अगर तुमने कल तक अपना काम खत्म नहीं किया तो फिर मैं तुम दोनों को पका के खा जाऊंगी। ये दोनों सबसे पहले अपने चावल का कटोरा बजाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें दोस्त बनाने हैं ना, हम सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे दोस्त बनाया जाता है, ये पीस ऑफ केक है। लाल वाला आगे से कहता है कि उसके पास यहाँ पे 20 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और वो दोनों यहाँ पे प्रोफेशनल हैं। दूसरा वाला चावल खाते हुए कहता है क्या हीरोज ने तुम्हें मना कर दिया। ये दोनों कहती है कि हाँ। तो आगे से अपना रबड़ी रोना शुरू करते हैं। ये कहते हैं हमें पता है, हमने भी ये सब कुछ झेला है, एक मास्टर होने के नाते हमें यहाँ पे कई सारी जॉब्स करनी पड़ती है हीरोज के लिए, यहाँ तक कि हमें दूसरे मास्टर से जॉब भी
छीननी पड़ती है। वो दोनों आगे से कहती है हमें ये बताओ कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, नहीं दो घूंसे मारूंगी तुम्हें। तो फिर लवलाल आगे से कहता है इजी है भाई, सिर्फ गिफ्ट देना है तुम्हें। तो दोनों आगे से कहते हैं कि तोहफा देने से काम बन जाएगा क्या? तो ये लोग कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम्हें गिफ्ट देना है किसी ऐसे को दोनों जो उसके ज्यादा करीब हो। जैसे ही वो लोग गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे समझो तुम्हारा काम हो गया, दोस्ती हो गई तुम्हारी। ये दोनों आगे से चीखते हुए कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया। ये दोनों आगे से घबराते हुए कहते हैं पूछा था। खैर इसके बाद दोनों बहनें यहाँ से निकल जाती हैं और सीधा पहुंचती हैं इमॉर्टल एकेडमी। ये लोग जैसे ही इन दोनों को देखते हैं तो भाई सीधा गड़सा उठा लेते हैं, ये कहते हुए कि पास ना टीचर की रूम में नहीं है। सालू आगे से कहते हैं कि रुक जाओ भाई, ये यहाँ पे लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर हम लोग एन को देखते हैं जो कि अपने झोले के अंदर से निकालती है वेपन्स, और जब वो उन वेपन्स को धरती के ऊपर रखती है तो भूकंप आ जाता है, नीचे से धरती टूट जाती है। वह लिंक भी अपने पास से वेपन्स निकालती है और वो भी जब रखती है तो भी भूकंप आता है, जिससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद अगला सीन सीधा यान के कमरे का होता है जहाँ पे पहले भी कई सारे स्टूडेंट लगे हुए थे और दरवाजे पे कान लगा के कुछ सुन रहे थे। जिसके बाद हम इन चारों को देखते हैं और ये चारों वेपन से लदे हुए थे। हम लोग मेंग को देखते हैं और उसके पास यहाँ पे टोटल 7 चाकू हैं और 3 तीर हैं। सालू के पास भी इसी तरीके हथियार है। ये लोग लदे हुए हैं पूरी तरीके से वेपन्स के साथ में। ये लोग चंगू मंगू से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चंगू मंगू आगे से बताते हैं कि मास्टर यान और सिस्टर लैन दोनों कमरे के अंदर गए हुए हैं और वो काफी टाइम से अंदर ही हैं। जियाओ इन लोगों से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके का काम करते हुए। लेकिन अगले ही पैलेंट में हम लोग देखते हैं कि जियाओ अपने पास से डॉक्टर वाला यंत्र निकाल लेता है और ये भी दरवाजे के ऊपर लगा के सुनने की कोशिश करता है। चंगू आगे से कहता है ऐसा लगता है कि मास्टर यान ने अपना मन बना लिया है। जब वो सिस्टर लैन के साथ कमरे में जा रहे हैं तो सिस्टर लैन काफी ज्यादा शर्मा रही थी। मैं आगे से पूछती है कि मास्टर का चेहरा क्या बता रहा था। मंगू आगे से कहता है कि मैंने देखा नहीं। और तब इन लोगों को कमरे के अंदर से आवाजें आने लगती है, धीरे धीरे आराम से, ज्यादा दूर से ना करो। मैं भाई दरवाजा ही तोड़ देती है और ये सभी सीधा कमरे में जा गिरते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे यान और लैन की तरफ देखते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि यान सिर्फ लैन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। खैर लोग यान से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो यान इन्हें बताता है कि लैन ने वादा किया था कि वो मुझे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने देगी ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हारी दुनिया की पावर कैसे काम करती है। लैन आगे से पूछती है क्या पता किया मैंने 2 दांत उखाड़ लिए तुमने। यान लोगों को बताता है कि तुम्हारी दुनिया के अंदर एक अजीब सी मैग्नेटिक फील्ड है गैलेक्सी के अंदर और तुम्हारी बॉडी उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कम्युनिकेट करती है जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और इसी तरीके से वो लोग पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। यानी लोगों को चलता फिरता नमूना दिखाता है, वो अपने पास से फायर की एबिलिटी निकालता है। इससे ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मेरी सुपर पावर्स है। लेकिन यान यहीं पे ही नहीं रुकता है, वो इन्हें और भी नमूने दिखाता है। वो यहाँ पे पानी निकालता है। इसमें मंगू आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये तो 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो कि एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। यान आगे से कहता है ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। जिसके बाद वो अपनी आंखों से लेजर बीम मारता है। जियो आगे से कूदते हुए कहता है देख के मारो यार, तुम तो अच्छा चीर दोगे मेरा। चलो यार ने यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके डिकोड कर लिया कि इस दुनिया की पावर्स कैसे काम करती हैं। यान इन लोगों से कहता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा बोरिंग है। कल्टीवेशन पावर के मुकाबले में लोग यान से कहते हैं कि वो लेजेंड है लेजेंड। इन लोगों को यहाँ पे सालों लग गए थे पावर्स को सीखने में, लेकिन यान ने एक झटके के अंदर ही सारी पावर से सीख ली। लैन भी यान से यही कहती है कि वो एक लेजेंड है, उसकी पावर्स यहाँ पे अवेकन हुए थी ना कि उसकी तरह। यान आगे से कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी सीख सकता है। इसके बाद वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए थे। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं डीमंस के बारे में ये बात है। यान आगे से कहता है मुझे सब पता है, भूल गया क्या, उन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, बस 2-3 गिफ्ट मिलने के बाद में खुश हो गए। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं नहीं वो तो बस छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि छोटे मोटे गिफ्ट्स इनके कमरों में भरे पड़े थे। यान उन लोगों से कहता है अगर तुम भूल गए हो तो फिर मैं भूल जाऊंगा, उन्हें मेरे पास भेज दो, देखता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। जिस पे ये लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें यहाँ पे यान के पास आती हैं और यान से कहती हैं कि हमें अपना डिसाइपल बना लो। यान इनसे पूछता है ऐसा क्यों भाई, क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बनूं। जिस पे ये दोनों आगे से कहती हैं कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम आपकी डिसाइपल हैं। यान इन दोनों से कहता है कि तुम स्टूडेंट को घूस वूस देने के मामले में काफी ज्यादा बेहतर हो। ये दोनों आगे से कहती हैं कि वो घूस थोड़ी ना थोड़े मोटे तोहफे थे हमारी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए। यान उन दोनों से कहता है कि तुम हमारे क्लैन की गार्डियन बिस्ट बन सकती हो जिनकी कल्टीवेशन गोल्डन कोर की होनी चाहिए। ये लोग पूछती हैं कि गार्डियन क्यों। तो यान लोगों से कहता है कि जब तक तुम लोग यहाँ पे अपने रियलम के पीक स्टेज पे नहीं पहुंच जाते तब तक तुम मेरी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती हो, इसलिए तब तक सिर्फ गार्डियन बिस्ट बन के घूमो। जिस पे ये लोग इस चीज को मान जाती हैं और यहाँ से भाग जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इन 5 का और साथ ही में कोर को भी, ऊपर जो काला काला है वो कोर है। जहाँ पे ये हरा वाला नंबर 3 से कह रहा था कि तुम 2 बच्चों को भी नहीं पकड़ पाए जो सिर्फ एसएस लेवल के थे। नंबर 3 आगे से कहता है एसएस लेवल के नहीं थी वो, उन्होंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल और 4 स्टेज डायमेंशनल कोर को भी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पे हरा वाला आगे से कहता है अगर तुम और नीला एक साथ काम करते तो फिर ये कभी भी ना होता। साथ में ये गुलाबी वाली और ऑरेंज वाला यहाँ पे दोबारा हरे को बताते हैं कि अल्फा भाग चुका है। ये ऑरेंज वाला कैची दिखाते हुए कहता है कि जब हम उसके हाथ पैर काटने के लिए जा रहे थे तो वो भाग गया साला। इस पे हरा वाला आगे से कहता है कि यार मैं पागलों के बीच में फंस चुका हूँ, जस्ट लाइक अ रॉबिन। फिर इसके बाद कोर लोगों से कहता है ठीक है लड़ाई ना करो आपस में। यही वो कोर है जिसके बारे में ये लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर। इसके बाद नंबर 3 यहाँ पे कोर को बताता है कि उन लोगों को एसएस रैंक क्रिमिनल के बारे में पता चल चुका है जो कि इमॉर्टल एकेडमी के अंदर रहता है। कोर आगे से कहता है कि जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हर 100 साल के अंदर सन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मान ली हम लोगों के पास तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मेगाजॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सन के न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ में हम लोग इतनी ज्यादा पावर कैपेसिटी को बढ़ा देंगे कि उसके साथ आसानी के साथ हम किसी को भी पकड़ लेंगे और सारे क्रिमिनल्स को मार देंगे। और सारे क्रिमिनल्स में
यैन भी आता है। ये लोग आगे से कसम खाते हुए कहते हैं कि ये किसी भी बाहरी लोगों को यहाँ पे यानी कि दूसरी दुनिया के लोगों को अपनी मदरलैंड के ऊपर कब्जा वब्जा नहीं करने देंगे, और इसीलिए यैन इन लोगों के लिए यहाँ पे एक क्रिमिनल बना है क्योंकि वो बाहरी दुनिया से आया है। इसके बाद जो तबाही मचाई वो तो काफी है किसी को भी ट्रिपल ऐसे रैंक का विलन बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग अल्फा वही वैम्पायर जिसको इन तीनों ने पकड़ लिया था, लेकिन ये इनकी पकड़ से आजाद हो गया था। ये अपने कुछ चेलों के साथ रेगिस्तान में भटक रहा था इन्हीं की प्रजाति के किसी दूसरे वर्जन को ढूंढने के लिए। ये लोग आगे से पूछते भी हैं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पक्का यकीन है कि इस खड़ी धूप के अंदर कोई वैम्पायर जिंदा भी बच सकता है? तो अल्फा आगे से कहता है कि यहाँ पे पक्का एशिएंट वैम्पायर्स होने चाहिए, दी होप्स। हाँ, यही नाम है इन वैम्पायर्स का, होप्स। चिल आगे से दोबारा पूछता है कि आपको पक्का यकीन है कि एशिएंट वैम्पायर्स इस खड़ी रेगिस्तान में होंगे? यहाँ की गर्मी तो साला जून की गर्मी से भी बदतर है। लेकिन अल्फा आगे से बताता है कि जब वो छोटा हुआ करता था तो उसके पेरेंट्स को इंसानों ने निपटा दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया था कि किसी तरीके के वैम्पायर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें यहीं पे ही ढूंढा जा सकता है। इसके बाद वो आगे से किसी तरीके के मंत्र का इस्तेमाल करता है, अंडमंड का टोला, जो ना दरवाजा खोला, लेकिन इस धमकी की वजह से वहाँ पे एक गेट खुल जाता है जिसके अंदर सहारा रेगिस्तान नहीं सहारा फॉरेस्ट था। इस पे अल्फा आगे से कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के ऊपर पक्का यकीन था कि वो कभी भी मुझे झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे ये मंत्र सिखा दिया। इसके बाद ये लोग उस जंगल के अंदर आ जाते हैं और जंगल को ढूंढते ढूंढते इनकी नजर एक झरने के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही बड़ा झरना था। वहीं पे कुछ लोग थे जो कि खेल रहे थे और ये सभी वैम्पायर्स हैं। ये लोग झाड़ियों के अंदर छुप जाते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं कि ये पक्का वैम्पायर्स हैं ना, ये दिखने में तो बिल्कुल ही कमजोर लगते हैं। इस पे दूसरा वाला आगे से कहता है कि देख नहीं सकते होगा, ये सिर्फ बच्चे हैं। खैर इसके बाद लोग खेल खुल के थक जाते हैं और तभी इनकी गेंद परछाई से बाहर चली जाती है तो एक लड़की उसे लेने के लिए जा रही थी। अल्फा बाहर निकल के कहता है कि वहाँ पे धूप है, जल के मर जाओगे, जिसके बाद वो कूद ही जाता है। लेकिन उस लड़की को धूप की वजह से कुछ भी नहीं होता है। वो लड़की अल्फा से पूछती है तुम कौन हो? अल्फा आगे से कोई जवाब दे नहीं पाता। उससे पहले ये लड़की अल्फा के ऊपर हमला कर देती है और उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज करती है कि वो सीधा जमीन में ही घुस जाता है। अल्फा आगे से कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल स्ट्राइक है, मैं मर जाऊंगा। खैर इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि तुम तो हम में से ही एक हो, चिंता न करो, हम लोग वैम्पायर्स हैं। जिस पे वो लड़की आगे से कहती है अच्छा तुम तो सेम ही काइंड के हो, मुझे लगा कोई ठरकी बुड्ढा है। और वो लोगों से कहते हैं कि अच्छा तो तुम लोग बाहर वाले हो, तुम इसको एक तरीके से ज़ॉम्बी का रेफरेंस समझ सकते हो। खैर इसके बाद ये लोग इन लोगों को डाले के ऊपर बैठाते हैं और इन्हें अपने घर की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते के बीच में लोग खेती बाड़ी को भी देखते हैं और लूफी ने शायद सांझे से साथ लड़ाई कर ली है तो अब से ये खुद के चावल उगाएगा। ये लोग काफी ज्यादा डरे समय से बैठे हुए थे, तब इनके बीच में बातें होने लगती हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सभी लोग फॉरेनर्स हैं जो बाहर से आए हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। और असल में ये जो दुनिया है ये पूरी तरीके से अलग अलग डायमेंशन के अंदर बटी हुई है, यानी कि फॉरेस्ट अलग डायमेंशन में था और ये लोग जिस सिटी के अंदर जाने वाले हैं वो अलग डायमेंशन में होगा और यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं वो सभी वैम्पायर्स हैं। अल्फा आगे से हैरान होकर कहता है क्या सभी लोग वैम्पायर्स हैं? तो काले बाल वाली लड़की आगे से बताती है कि हाँ सभी लोग यहाँ पे वैम्पायर्स हैं क्योंकि इस पूरी दुनिया को ही होप ने अकेले बनाया है। अल्फा आगे से पूछता है कि ये होप क्या चीज है? तो फिर ये लड़का आगे से एनिमल ब्लड देते हुए कहता है कि तुम इसे पियो यार, वो सब छोड़ो। ये लड़की जल्दी से एनिमल ब्लड छीन लेती है और उसे पीने लगती है। और साथ ही में हम लोगों को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी सिटीजन हैं यानी कि हर लोग, उन लोगों का नाम होप है। ये लोग आगे से हैरान होकर कहते हैं क्या तुम सभी लोगों का नाम सिमी है क्या? तो दूसरी लड़की आगे से बताती है कि नहीं, इसने जो प्रोनाउंस करा है वो होप इतने सभी नंबर्स में आखिरी वाला नंबर है। अल्फा लोगों से पूछता है क्या तुम लोग इंसानों का खून नहीं पीते? तो ये लड़की आगे से बताती है कि कौन पीता है भाई इंसानों का खून, उसको पीने से तो हमारी एबिलिटी कम हो जाती है, सिर्फ बेवकूफ लोग यहाँ पे ह्यूमन ब्लड पीते हैं। इसके बाद लोग सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे एक आंटी लोगों से पूछती है कि कीड़ी मारने जा रहे हो क्या? तो ये लोग आगे कहते हैं यस आंटी होप। वहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि आंटी होप का जो पालतू कुत्ता था वो भी इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद लोग यहाँ पे अल्फा से पूछते हैं कि तुम हमारी दुनिया में क्या लेने के लिए आए हो? तो फिर अल्फा इन लोगों को यहाँ पे पावर रेंजर्स के बारे में बताता है, उनके एडवांस वर्जन को, यानी कि डायनासोर जैसे दिखने वालों को। तो ये लोग आगे से बताते हैं वो नमूने वो तो हमारे भी दुश्मन है साले, एशियन टाइम से वो हमसे पीछा छुड़वाना चाहते थे लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक डील की, वो सूरज के पास चले गए और हम लोग अपनी दुनिया में वापस आ गए ताकि कोई भी यहाँ पे लड़ाई दंगा ना हो। ये लोग अल्फा से पूछते हैं कि तुमने उनके साथ फाइट की? अल्फा आगे से रोते हुए बताता है करी, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और सीधा मुझे बोतल के अंदर कैद करके मुझे काटने पीटने वाले थे। इस पे लड़की उससे कहती है कि तुम लकी हो जो जिंदा बच गए, उन लोगों के पास पावर ऑफ लॉ है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, खासकर उन लोगों का बड़ा भाई नंबर 1 वो एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे 5 एल्डर होप्स को भी रोक सकता है। हमारे क्लैन में जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर उसी बंदे से घबराते हैं, साथ में वो बंदा नहीं और उनका कोर भी काफी ज्यादा खतरनाक चीज है और वो भी बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। अल्फा को कोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था तो ये लड़का उसे कोर के बारे में बताता है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद एक लड़का और आगे बढ़ता है और वो अल्फा से कहता है कि तुम चिंता ना करो यार, हम लोगों के पास हमारे होप्स है और उनके साथ हम किसी को भी हरा सकते हैं, हम पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। फिर इसके बाद लोग इसी तरीके से फैमिली के बारे में भी बात करते हैं। तभी लड़का आगे से कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी फैमिली में चलना चाहिए क्योंकि हमारे क्लैन के पास एक होप है जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। इसलिए लोग सबसे पहले अपने फैमिली घर पे आ जाते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात इनके थर्ड एल्डर होप से होती है। आदत डाल लो भाई, सबका नाम ही यहाँ पे होप है। यहाँ पे इन लोगों की जो थर्ड एल्डर थी वो फीमेल थी और वो इन लोगों से कहती है कि तुम मेरे पास आए हो तो फिर तुमने मन बना ही लिया होगा कि तुम इस होप वर्ल्ड को छोड़ के जाने वाले हो। इस पे लड़की आगे से कहती है आपको तो सब कुछ पता है। वहीं पे अल्फा का चेला आगे से कहता है कि ये विजार्ड है या फिर वैम्पायर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पीले बाल वाला लड़का आगे से बताता है कि हमारी थर्ड एल्डर पहले एक मैजिशियन एकेडमी में मैजिशियन हुआ करती थी एशियन टाइम में, लेकिन उन्होंने वैम्पायर बनने का फैसला किया पावर ऑफ होप को देख के। इसके बाद यहाँ पे थर्ड एल्डर इन लोगों के लिए फ्यूचर को देखना शुरू करती है और इन्हें फ्यूचर के बारे में बताती है। ये लोग पूछते हैं कि हमारी फ्यूचर की ट्रिप कैसी जाएगी? होप आगे से बताती है बहुत अच्छी, और साथ ही में वो हंसते हुए इन लोगों को बताती है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम लोगों का नंबर 1 सुपर मेगा यानी कि मेगाजॉर्ड पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है और उसने अपने भाइयों से भी सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। इससे ये भी खुशी के मारे चीख उठते हैं। ये कहते हुए कि उसके बिना हम लोगों से बहुत बुरी तरीके से हरा सकते हैं बिना
बिना किसी दिक्कत के। उसके बिना उसके भाइयों का हमारे सामने कोई भी मुकाबला नहीं है। उसी टाइम पे थर्ड होप उन लोगों से हंसते हुए बताती है कि चिंता ना करो, उन सभी का ख्याल कोई और ही रख लेगा, उनके आगे तांगे ढीले कर देगा। इस पर ये लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि वो बंदा कौन है फिर। लेकिन जब थर्ड होप उसके फ्यूचर के बारे में चेक करने की कोशिश करती है तो वो हैरान होकर कहती है कि ये कौन है भाई, वो इसके फ्यूचर के बारे में काहे नहीं देख पा रही। तो फिर हमें पता चलता है कि जिस बंदे के बारे में वो फ्यूचर देखना चाहती थी वो और कोई नहीं, हमारे भाई साहब यान थे। इसके अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि थर्ड एलर होप की कबर बन चुकी थी और इनके लिए श्रद्धांजलि दी जा रही थी। हम इन्हें इनकी कॉफिन में देखते हैं। ये बेचारे आगे से रोते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे थर्ड एलर हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं, आप तो एक इमोर्टल एम्परर है, आप ऐसे कैसे मर सकते हैं। ये लोग भी आगे से आंसू बहा रहे थे, इन्हें भी दुख हो रहा था। इसके बाद वहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड एलर आते हैं जो कि उन लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ भाई। तो ये आगे से रोते हुए कहते हैं कि हमें भी नहीं पता है। ये बताते हैं कि कल रात जब यहाँ पे थर्ड एलर फ्यूचर के बारे में बता रही थी तब इन्हें एक पर्सन के फ्यूचर के बारे में पता नहीं लग रहा था। इसके बाद वो एक झटके के अंदर ही मारी गई बिना कुछ कहे ही। ये एल्डर्स भी आगे से रोते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तुमने तो कहा था कि हम जिस दिन मरेंगे एक साथ मरेंगे, एक समय पे मरेंगे, तुम हमें छोड़ के पहले क्यों चली गई। इसके बाद लोग थर्ड एलर के लिए यहाँ पे फ्यूनरल करते हैं और पता नहीं जब भी मैं किसी कॉफिन को देखता हूँ मुझे एक मीम याद आता है। ये लोग आगे से रोते हुए कहते हैं कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे बाहर जाने का फैसला ना किया होता तो फिर थर्ड एलर ऐसे ना मारी जाती, हम ही लोग हैं यहाँ पे जिम्मेदार। और ये बार बार पूछ रहे थे कि थर्ड एलर ऐसे कैसे मर गई, वो तो इमोर्टल थी। इसके बाद लोग आगे से कहते हैं कि अंकल हाउ को कॉल लगाओ। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अंकल होप को बुलाया है क्या। तो फिर हम लोग अंकल होप को देखते हैं और ये वही होप है जिसने इन सभी लोगों को बनाया है। अल्फा भी उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा वैम्पायर है जो कि दुनिया बना सकता है। होप इन लोगों से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। तो ये सभी लोग यहाँ पे होप को बताते हैं कि थर्ड एलर के साथ क्या हुआ। वहीं पे कुछ लोग पूछते हैं कि ये कैसे मारी गई। तो होप आगे से बताता है कि ये मरी नहीं, ये डर के मारे मर गई है ये। तो ये लोग आगे से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। होप इन लोगों से कहता है कि थर्ड एलर ने पक्का यहाँ पे कुछ छोड़ के गया होगा, मुझे बताओ कि उसने क्या छोड़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक क्रिस्टल बॉल को लेके आते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ था इमोर्टल एकेडमी। आखिरी सांस में वो यही चीज लिख के गई और हमें नहीं पता है कि ये क्या चीज है। अल्फा जैसे उस चीज को देखता है तो वो आगे से बताता है कि ये इमोर्टल एकेडमी हमारी दुनिया से है। मुझे पता है कि वो क्या चीज कहना चाहती थी। कर इन लोगों को वजह मिल जाती है बदला लेने की। ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि थर्ड एलर की मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं, हमें बदला चाहिए, बदला। मीनवाइल हम लोग यान को देखते हैं और इसे घंटा नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, ये बस अपनी चाय को एंजॉय कर रहा है। लेकिन हम लोग होप को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हुआ था। फर्स्ट एलर उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो होप उसे बताता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे गॉड्स रहते हैं। इस पे फर्स्ट एलर काफी ज्यादा हैरान होता है कि गॉड भी रहते हैं क्या यहाँ पे। इसके बाद हमें दोबारा बताया जाता है कि बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन हमारा यान यहाँ पे पीसफुल रह के बस चाय की चुस्कियों की मजे लेना चाहता है। अब इसके बाद हम लोग इमोर्टल एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे सोलो डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट के साथ दोबारा फाइट कर रही थी और ये दोनों बस लड़ते जाते हैं बेइज्जती करते हुए एक दूसरों की। उसी के नीचे हम लोग जिहा और लैनमिन को देखते हैं। ये बेचारे आगे से कह रहे थे कि सोलो यहाँ पे पहले ही पीक की रिफाइनमेंट स्टेज पे चले गए और ये लोग अभी भी यहाँ पे पीक की फॉर्मिंग लेवल पे अटके हुए हैं। वहीं पे ये मॉन्स्टर किंग इन लोगों को भाई चाय सर्व कर रहे थे कि भाई चाय पियो तुम लोग। इसके बाद लैनमिन मैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो। तो मैंग आगे से बताती है कि मेडिटेट कर रही हो। जिहा और लैनमिन बताते हैं कि वो यहाँ पे अकेले नहीं है जो कि इसकी रिफाइनिंग स्टेज पे अटके हुए हैं। मैंग भी उनके साथ यहाँ पे अटकी हुई है। मैंग इन लोगों से कहते हैं कि 7 हिस्सों में काटना नहीं चाहते हो ना तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं मैं तुम्हें काट के रख दूंगी। हम लोग मॉन्स्टर किंग एस को देखते हैं जो कि इन लोगों से कहता है कि तुम लोग तो पहले ही स्ट्रांग हो यार अपनी क्लास के अंदर, तो फिर तुम लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। साइड से ये दोनों आगे निकलते हैं और आगे से कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर कई सारे बच्चे हैं जो कि 3 साल से ट्रेनिंग करें, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ यहाँ पे मार्शल आर्ट स्टेज पे ही अटके हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग गार्डियंस को देखते हैं और ये मक्खी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, उसे भी बेचारे 2 हिस्सों में काटे दे रही थी। एक बंदा मूत रहा था तो उसे भी मुदने नहीं देते, कहते भाग जाओ यहाँ पे दीवारें नगीली करो, और उसे तलवार दिखाते हुए कहते हैं कि हम इस दरवाजे को गार्ड कर रहे हैं, अगर मरना नहीं चाहते हो दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारे लोग यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि यहाँ तो मॉन्स्टर है। अब इसके बाद हम लोग होप की दुनिया को देखते हैं और ये सभी पोर्टल के जरिए यान की दुनिया के अंदर आ जाते हैं तबाही मचाने के लिए। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी कोर को देखते हैं और वो इन लोगों को बता देता है कि होप दुनिया के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये लोग आगे से कहते हैं कि सलाम तो भूल ही गए थे कि यहाँ पे राइवल्स भी रहते हैं। अब मैंने भाई ऐसे वैसे नहीं बुला सकता तो मैं इनके नंबर से रख ही देता हूँ। लाल वाला नंबर 3 है, नीला वाला नंबर 2 है, ऑरेंज वाला नंबर 4, पिंक वाले नंबर 5 और हरा वाला नंबर 6। ये लोग आगे से कहते हैं कि हम तो साला भूल ही गए थे कि हमारे दुश्मन भी यहाँ पे हैं। ये सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं अगर हम लोग यहाँ पे होप्स के ऊपर हमला करेंगे तो फिर बाकी क्रिमिनल्स को कौन देखेगा। और इनसे कहता है कि अभी के लिए उन्हें साइड में रखो, ज्यादातर फोकस होप्स के ऊपर करो, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग होप समुदाय को देखते हैं जो कि पोर्टल के जरिए इस वाली दुनिया के अंदर आ जाते हैं। वहीं पे ये लड़का इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों को होप ने सीरम दिया था ना। तो फिर हमें पता चलता है कि होप ने इन लोगों को एक सीरम दिया था जिसको पीने के बाद इन लोगों की ब्लड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ये लोग आसानी के साथ किसी को भी हरा सकते हैं शायद। फिर इसके बाद ये लड़का इन लोगों से कहता है कि हम लोग इसके साथ बड़ी आसानी के साथ ही निंजा एकेडमी, सुपर हीरो इंस्टीट्यूट, इमोर्टल एकेडमी हर किसी को हरा देंगे। इसके बाद ये अल्फा से पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या था। अल्फा आगे से बताता है दुनिया के ऊपर कब्जा करना। तो ये लड़का उसके मुंह के ऊपर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारता है और उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने घटिया एम्बिशन के साथ तुम घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, इतने बड़े हो गए अभी भी दुनिया के ऊपर सिर्फ कब्जा करना चाहते हो और राज करना चाहते हो। प्लान हमला ठीक है लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हें तो मार की जरूरत है। अल्फा आगे से रोते हुए कहता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। ये आगे से चीखते हुए कहता है कि हम यहाँ पे अपनी क्लासेस खोलेंगे और पूरी दुनिया को अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे, इससे पूरी दुनिया को हमारी वैम्पायर फैमिली के ऊपर यकीन हो जाएगा और यही हमारा गोल है। इस पे अल्फा का चेला आगे से कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मेका रोबोट्स इन्हें खतरनाक तरीके से मारना चाहते थे। लोग आगे से पूछते हैं कि हम लोग सबसे पहले किसके ऊपर हमला करेंगे। तो ये बताते हैं कि इनके यहाँ पे 2 राइवल्स हैं, पहला इमोर्टल एकेडमी और दूसरा निंजा एकेडमी। इसके वो साले खराब मेका हैं। ये लोग यहाँ पे बुद्धि
के साथ काम करते हैं। इन्हें पता है कि उन्हें पता चल चुका होगा कि ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए ये लोग सबसे पहले सुपर एजेंट हीरो से निपटने का तरीका सोचते हैं। जिसके बाद अगला सीन कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ पे हम लोग इमॉर्टल एकेडमी को देखते हैं और ये दोनों रोते रोते एंगोलिंग के पास आते हैं। एंगोलिंग इनसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तो ये आगे से रोते हुए बताते हैं कि हमारे मास्टर एस और बाकी सभी मास्टर किंग्स को कोई अजीब गरीब लोग आए और उन्हें उठा के अपने साथ लेके चले गए। एंगोलिंग उनसे पूछते हैं कि वो दोनों कौन थे, तो ये आगे से रोते हुए बताते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने काले कोट पहन रखे थे और उनके पास बहुत ज्यादा गजब की स्ट्रेंथ थी। एंड आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे भाई को किडनैप करने की, ऐसा लगता है कि वो जी के थक चुके हैं। इधर हम लोग एस को देखते हैं और ये बेचारा सब्जी लेने के लिए गया था, उन लोगों ने इसे मार्केट से ही उठा लाया। लड़का अल्फा से पूछता है तुम्हें पक्का यकीन है कि ये प्लान काम करेगा। इस पे अल्फा आगे से कहता है कि पक्का करेगा यार, सुपर हीरो एजेंट को यहाँ पे मेरे साथ और इमॉर्टल एकेडमी की टीचर के साथ निपटना पड़ेगा क्योंकि मैंने इन दोनों मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया है। वो लड़का दोबारा पूछता है कि तुम्हें प्लान के ऊपर यकीन है ना। अल्फा आगे से कहता है पक्का यकीन है भाई, मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर पक्का यकीन है। हम लोग देखते हैं कि यैन तो यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन एंग और लिंग आ जाते हैं एस को बचाने के लिए। हम लोग एस को देखते हैं जो कि अपने मुंह से रुई बाहर फेंकता है और चिल्ला के इन लोगों से कहता है कि पास ना आना, ये एक ट्रैप है। हालांकि इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन चारों को जो सिरप दिया गया था, ये चारों उसे खोलते हैं और पी जाते हैं। जिसके बाद ये धड़ाम से एस और लिंग के ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि वो सिरप का असर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जानते हो इन्हें मुंह की खाने को मिलती है धड़ाम धुड़ुम धड़ाम, और ये सभी बस एक ही दो पंचेस के अंदर नॉकआउट। ये बंदा आगे से चिल्लाते हुए कहता है सालो टाइम लगता है मेडिसिन को काम करने, मेरा सना जो थोड़ी ना है कि पी के ही तुरंत आशा दिखेगा। एंड आगे से कहते हैं कि मैंने अभी किसे मारा भाई, ये तो एकदम घिनौने थे। हम लोग अल्फा को देखते हैं जिसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। वह भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम खड़े क्या हो, जाओ जाके हमला करो उनके ऊपर। तो फिर ये सभी कोर्ट वाले आगे बढ़ते हैं, अपने पास से बसूका, कट्टा, बारूद, गड़सा, गधा सब कुछ निकाल लेते हैं और उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। ये दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर यहाँ पे इन कोर्ट वालों को बजा के रख देती हैं। ये सभी इनके अटैक्स को डॉज करते हैं, इन्हें मारते हुए आगे बढ़ती हैं। उसी टाइम हम लोग एक कोर्ट वाले को देखते हैं जो अपनी एक हाथ को आगे करता है, तो ये सभी ऊपर से उड़ते हुए आते हैं और मिसाइल की तरह सर के बल जमीन में घुस जाते हैं। एंडोलिंग लगातार इन्हें डॉज करते हैं और इनके मुंह भाई जमीन के अंदर घुसते जा रहे थे जैसे मिसाइल गिर रही हो। ये कैसे चिल्लाते हुए कहता है कि साले ये किसी काम के नहीं, हमने इन्हें बेफालतू में पाल पोस के बड़ा किया है। इसके बाद ये चारों मिलकर अपने कदम आगे बढ़ाने वाले थे कि उससे पहले ही लिंग इस बंदे के पास आती है और उसके ऊपर लात मार के कहती है कि पहले चलना सीखो, फाइट बाद में करना। वहीं पे एक किक में ही इसकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि ये किक कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। इसके बाद ये सभी रोबोट्स जो कि जमीन के अंदर घुस गए थे, ये सभी बाहर निकलते हैं और लिंग को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और इसे देख के मुझे यकीन है कि तुम्हें चिट्टीदार रोबोट की याद आ गई होगी। हालांकि लैन के सामने ये कुछ भी नहीं था, वो शॉर्ट स्लैश मारते हुए इन सभी को दूर फेंक देती है। इसके बाद वो इन बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है कि बच्चों तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग अल्फा और उसके चीलों को देखते हैं जो कि मेडिसिन के असर की वजह से दोबारा जाग उठे थे और इनकी पावर अब बढ़ चुकी थी। हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि एन को साइड करती है, ये कहते हुए कि इसे मैं संभालूंगी। इसके बाद वो आगे से ग्रैंड डीमन आर्ट्स का इस्तेमाल करती है। वहीं पे ये लोग खुश हो रहे थे कि इनकी पावर बढ़ गई, ये लोग एकदम फुल ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन उसी टाइम पे लिंग इन लोगों के ऊपर एक स्लैश मारती है, तो ये लोग रंग छोड़ देते हैं, इनके कच्छे तक फट जाते हैं। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं ये कैसा जोगा था भाई, पावर के साथ साथ कच्छे भी छीन ले गया। खैर लिंग का स्लैश कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इससे ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आगे से चिखते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ, हम लोगों को इनके साथ नहीं भिड़ना चाहिए। वहीं पे लिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इन लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से अभी तक यहाँ पे श्योर भी नहीं है कि इन्हें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। फिर इसके बाद एन लिंग से कहती है कि इनमें से दो को पकड़ लो और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। ये लोग जैसे ही उनको अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आगे से चिल्लाते हुए होप से कहते हैं कि मदद करो भाई। तो फिर हम लोग होप को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो इन दोनों के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है जिससे ये जमीन के अंदर घुस जाती है। ये प्रेशर इतना ज्यादा शक्तिशाली था, अभी ये सभी लोग हवा में उड़ जाते हैं। लड़का आगे से चीखते हुए कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, हम भी यहीं पे हैं, हम लोग भी मारे जाएंगे। तो फिर वो आगे से अपनी मुट्ठी को बंद करता है जिससे वो लिंग और एन को अपने पोर्टल के जरिए अपने मेंशन के अंदर खींच लेता है। फर्स्ट टेलर आगे से पूछता है कि ये लोग मारे गए क्या, तो होप आगे से बताता है कि नहीं, ये बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं, इनकी बॉडी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी आसानी के साथ नहीं मरने वाले। फर्स्ट टेलर भी यहाँ पे होप से यही पूछता है कि वो लोग इन्हें यहाँ पे क्यों रखना चाहते हैं, ये तो सिर्फ गेट कीपर हैं और उन लोगों का प्लान क्या है। होप भी आगे से यही बताता है कि वो बच्चे यहाँ पे सुपर एशियन मेका हीरोज के ऊपर ये इल्जाम लगाना चाहते हैं कि इन दोनों को उन्होंने किडनैप किया है, ये उनका प्लान है। इसमें फर्स्ट टेलर आगे से कहता है बड़ा बढ़िया प्लान है यार, बच्चों के पास बुद्धि बहुत ज्यादा है। वहीं पे हम इन लोगों को देखते हैं तो इनकी फटकी हाथ में आ गई थी, इन्हें ऐसा लग रहा था कि आज इनका श्राद्ध होगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ये लोग जिंदा बच गए। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक वैम्पायर का चेला आगे बढ़ता है जो कि बताता है कि जब वो पिछली बार मेका के साथ फाइट किया था तो फिर उसने उनके पेन को काट के छुड़ा लिया था। जिसके बाद वो पेन के टुकड़े को दांत से निकालता है और यहाँ पे छोड़ देता है सबूत के तौर पे कि उन दोनों को यहाँ पे मेका ने किडनैप किया है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे एनोर्लिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 दिनों तक भी ढूंढने के बावजूद इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं मिला था। सिर्फ उन लोगों को मेका का टुकड़ा ही मिला था जो कि उस जगह से मिला था जहाँ पे वो लोग गायब हुए थे। यान जैसे उस टुकड़े को देखता है तो वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि यान ज्यादा सोचता नहीं है, सिर्फ वो कर देता है। भाई के पास इतनी ज्यादा पावर है, मार के भी जिंदा कर सकता है, गलती भी करती क्या फर्क पड़ता है, दोबारा जिंदा कर देगा। हम लोग देखते हैं कि यान जैसे ही सीरियस होता है तो उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगता है। ये लोग घबरा जाते हैं कि अब कौन कौन मरेगा। लेकिन आगे से घबराते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ यार, तुम्हें जैसा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। सोलो आगे से कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग डीमन है। सोलो भाई आगे से यही कहती है कि उन दोनों डीमंस को छोड़ के दुनिया के अंदर सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि उनसे हरा सकते हैं और पकड़ सकते हैं। पहले तो हमारे मास्टर हैं, जिसके बाद एशियंट हीरो मेका आ जाते हैं। अगर उन लोगों ने कुछ भी ना किया हो लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। यान आगे से अभी भी सीरियस था, वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग 10 मिनट तक इंतजार करो, मैं 10 मिनट में होके आया। लैन को समझ में आ जाता है कि ये 10 मिनट में तो वापस नहीं आने वाला। लैन में जिहाओ से कहता है टीचर के चेहरे
चेहरे के ऊपर साफ साफ मौत का चेहरा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये आगे बढ़ते हुए जा रहा था तो लैन उसके पीछे भाग रही थी। ये कहते हैं रुको यार, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। और वो लैन को रोकते हुए कहती है कि तुम इस दुनिया के हीरो हो, तुम्हें यहाँ पे अपने क्लैन को दोबारा बनाना है ना, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। यान अभी भी सीरियस था, लेकिन इसकी बातें देखो। यान लैन से कहता है कि तुम्हें मेरे चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है, मैं तो बस सिर्फ वॉक के लिए जा रहा हूँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखाई देता हूँ जो बेफालतू में लोगों को मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। लैन उसे कहती है अपने चेहरे पे देखो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि तुम किसी को मारने जा रहे हो। यान आगे से कहता है कि हाँ, मैंने मान लिया कि मैं किसी को मारने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मेरे क्लैन के साथ क्या लेना देना है। लैन उसे समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एशियंट हीरोज क्या चीज हैं। वो काफी ज्यादा पॉपुलर है हमारी दुनिया के अंदर। मतलब इस दुनिया में अभी के लिए यहाँ पे कोई भी एशियंट हीरो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी दुनिया को कई बार बचाया है, इसलिए वो नेचुरली काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। वो हमेशा से सत्य की राह पे चले हैं और डीमंस को उन्होंने हमेशा खदेड़ा है, भगाया है। अगर तुम उनसे सिर्फ इसलिए फाइट करोगे क्योंकि तुम्हारे ग्रैंड डीमंस चोरी हो गए हैं, तो फिर तुम भी एक विलन की तरह बनोगे। इसलिए कम से कम तुम यहाँ पे अपनी इमॉर्टल एकेडमी की तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं एक बंदे को जानती हूँ जो तुम्हारी पक्का मदद कर सकता है। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं और वो सभी लोग भी यहाँ पे इसी बारे में बात कर रहे थे कि तुमने सुना कि सुपर एशियंट हीरोज ने यहाँ पे यान के पेट्स यानी कि यान और लिंग को चुरा लिया है और अभी तक यान ने कुछ भी नहीं किया। इस बात को कई सारे दिन हो गए हैं, इसलिए अलायंस ने यहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया है। जो भी सुपर हीरोज हैं वो सभी घर के अंदर हैं, अगर वो किसी काम से बाहर नहीं जा रहे हैं और सब कुछ अलर्ट पे है। और इन लोगों ने जो बस्ता वस्ता टांगा ये और कुछ नहीं, शेल्टर लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि तबाही किसी भी वक्त हो सकती है, किसी भी वक्त ये कुछ ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टील बीटल को देखते हैं जो कि आगे से दरवाजों के ऊपर फट्टे और कीलियां ठोकते हुए कहता है कि मैं नहीं बाहर जाने वाला और ना ही कोई अंदर आएगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं नहीं बाहर जाने वाला। इसकी बेफालतू में फटी पड़ी है, इसने कुछ किया भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि निंजा एकेडमी पहुंचता है तो ब्लैक रेंजर को चौक ले जाती है। वो आगे से कांपते हुए कहता है कि वो यहाँ पे आया है साला, वो हमारे लिए आ रहा है। पिंक रेंजर तो सदमे से ही बेहोश हो जाती है उसी पल। येलो रेंजर आगे से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या लेने के लिए आ रहा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सुपर एशियंट हीरोज हमारी एकेडमी से बिलोंग करते हैं। मेगाजॉर्ड इन लोगों से कहता है कि तुम्हारी बेफालतू में क्यों फटी पड़ी है। अगर उसको इस स्थान के साथ कुछ भी करना होता तो वो एक पल के अंदर ही कर देता अपनी उंगली उठा के। वो यहाँ पे किसी और काम से आ रहा है, हमें मारने के लिए नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।